ए जहे भानुमती पाबो बजारा आहा त्वे तई मूल्यों लुहे कुर्ता सुलारा बीड़ी को बंडल है भानु बीड़ी को बंडल। एक गाना नौछा मीना रहना तो उसको लेके काफी विवाद भी हुआ है। दुखती रग में हाथ मत रखो। मेरा नाम है अनिरुद्ध सिंह बिष्ट। 87 में मेरी पहली कैसेट आई थी। ओके 1987 में। तो सर ऐसे ही भानुमति को बनने की कोई कहानी हो जो आप शेयर करना चाहते हो? अभी मुझे मार तो नहीं खिलाओगे, विषय बहुत गंभीर था उस समय हालांकि। अच्छा। तो दोनों मिले, बच्चे भी थे उनके कि भाई साहब नमस्कार। मैंने कहा बोले हम जिस पे आपने गाना लिखा वो हम ही है। अच्छा तो ये मैंने कहा सॉरी। अरे बोले सॉरी नहीं, बाहर रंग चलता रहेगा हम अपना काम अंदर सूट चलता करेंगे। रहेगा। तो उस दिन होली से एक दिन पहले हम यहाँ आ गए, सारे कैरेक्टर यहाँ बुला दिए। हाँ। मैंने आओ भाई। उसके बाद गजेंद्र राणा जी का एक गाना आया, हाँ है ना? गाना था नरुमा नारायणा। नरुमा उसमें आपको एक कैरेक्टर बनाया गया था। बनाया गया था। हाँ। तो उसके बाद क्या बवाल हुआ, क्या आपका? उन्होंने फिर हमारे पुतले भी जलाए। हाँ। पुतले भी जलाए हैं। उसके बाद फिर दूसरा गाना भी गाया फिर नेगी जी ने, उसके भी शूट मैंने किया। हमारे 2 साल तक हमें प्रोग्राम मिलने बंद हो गए। 2 साल तक हमें कोई सरकारी कोई प्रोग्राम नहीं मिले। लाठी टेके बो जब की ल्यों 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 अरे दिल मेरो भी कर दो हुजूर रहूं रहूं रहूं। मैं जा रहा था पलटन बाजार में। हाँ। तो अचानक मैंने फिर याद आया, तो मैंने ऐसे कागज के टुकड़े में खाली मैंने मुखड़ा लिख के जेब में रख दिया। हमरो माया हे कांची लागी गयो देहरादून में, बस इतना लिखा था मैंने। आज का रिटर्न वर्क चल रहा है मेरा। अच्छा। एक वेब सीरीज लिख रहा हूँ मैं। कई शादी ब्याह में हमने कैसे ऐसे ड्रिंकर भी झेले हैं जो गला पकड़ लेते थे हमारा। मैंने क्या करा भाई ढंग से कहा। मेरे जो कई मित्र थे उन्होंने बोले यार अब गाना बंद कर यार, तेरे बस का नहीं गाना। मैं यहाँ से ढोल में लेके चला गया और मैंने स्टूडियो वालों को बोला कि मैं रिकॉर्डिंग करनी है। अच्छा। उसने कहा यार तुम ये क्या लेके आ गए? मैंने कहा हमारे पहाड़ी वाद्य है। उसका फोन आया तुरंत चौधरी साहब का कि बिजी, अरे दोबारा आइए, ये तो जादू हो गया है। मैंने क्या हो गया कि डिमांड बढ़ गई है, अब और भी बनाओ। तो एक और गायिका हैं जिन्हें कहते हैं आपने ही लॉन्च किया है, शशि जोशी। तो सहारनपुर से ही मैं पहली बार उनको लेके आया था। मैंने बीच में उसको उस टाइम पे बोला भी था, मैंने कहा गढ़वाली तुमने छोड़ दिया है। तुम बोले मेरी हिंदी लाइन है, हिंदी में है। तो ये हो गया। फिर ये घटना हुई। इसको बेचारी का अभी तक पता भी नहीं है कि बाजी मुरुली नागिनी थौला तू स्याली आई जे थौला तू स्याली आई जे थौला ले घर मानी रे माँ जी मेरी मैं भी ना। नेगी जी कहना था कि अनिल ऐसे कि मेरे गाने की आत्मा खत्म नहीं होनी। बहुत सोच के उन्होंने वो लिखा बहुत था। देखे कि मैं एक एक गाने को अपने बेटे बड़ा प्यार करता हूँ। लास्ट में तो मेरे आंसू निकल गए। मैं नेगी जी कई गाने ऐसे हैं कि मैं सेट पे एक्टिंग बताते मैं रो पड़ता हूँ। नेगी जी ट्रक के आगे बैठ गए और हम सब लोग अपना थैला वाला लेके हारमोनियम साथ लेके चलते थे, हारमोनियम साथ लेके चलते। अबे सालों तुम्हें यार ट्रक ही मिला के जाने के लिए, अबे क्या कलाकार हो यार तुम। वो जहाँ में बिल्कुल ऐसे हो गया, उनकी मुंह भी 2-3 हमें तो गाली बक दी हमें। अरे कलाकार बनना तो नरेंद्र सिंह जी जैसे बनो कलाकार। चलो ट्रक में जा रहे हैं कलाकार, अबे गाड़ी बुक करो, गाड़ी में जाओ, फलाना जाओ। हम चुप फंस रहे। मैंने कहा क्या बोलेंगे, हम नेगी जाके बैठे। ना बास घुगुती चैत की खुद लगी चिमा मैं तकी ना बास घुगुती चैत की खुद लगी। उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री में आज नए प्रयोग हो रहे हैं, नए गाने बन रहे हैं, लेकिन आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उन्होंने उत्तराखंड में गानों में नए प्रयोग तब शुरू कर दिए थे जब कैसेटों का जमाना था। वो एक गीतकार हैं, एक गायक हैं और उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री के पहले निर्देशक भी हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अनिल बिष्ट जी। अनिल बिष्ट जी से उनकी गायन जर्नी को लेके तो बात करेंगे ही, साथ में ये भी जानेंगे कि लोक गीतों के बारे में वो क्या कहते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। धन्यवाद आप लोगों का, गुप्ती की पूरी टीम का। ओके। तो सर अब जैसे कि हमारे बीच में एक सिंगर मौजूद है और ये हमारे चैनल पे एक परंपरा जैसी बन गई है कि जब भी कोई सिंगर आते हैं तो एक अगर गाने या भजन से शुरुआत हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। तो सर मैं चाहूँगी कि आपका कोई गाना या भजन जो भी आपको पसंद हो, जो आप सुनाना चाहते हो। अनिशा, आपने बोला कि लोकगीतों पे मैंने ज़्यादा काम किया है और एक बहुत पुराना लोकगीत है। अच्छा। वो घुघती पे ही है। ना बास घुघुती चैत की
खुद लगीच माँ मैं तकी ना बासे घुगुती चैतकी खुद लगीच माँ मैं तकी जेटा का मैना बुए म्याला भालो तू भी ऐ माँ सारा रोलो जेटा का मैना बुए म्याला भालो तू भी ऐ माँ सारा रोलो रोटी ले तू भूरी मीत गे थकी खुद लगीच माँ मैं तकी ना बासे घुगुती चैतकी खुद लगीच माँ मैं तकी। बहुत खूबसूरत। एक तो हमारा घुघुती चैनल घुघुती, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। और ऊपर से ये जो गाना है ये जैसे कि एक लड़की अपने माँ के लिए है, तो एज अ गर्ल एक लड़की होने के नाते मैं और इस चीज से इमोशनली भी कनेक्ट किया, तो बहुत अच्छा सर आपने गाया। धन्यवाद। तो सर अब इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हैं आपको ही जानने से कि अनिल बिष्ट जी कौन है, उनका मूल क्या है, कहाँ से आते हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट पौड़ी से हूँ, ग्राम गहर पट्टी पैडुल से हूँ, ये मेरा गांव है। और वर्तमान समय में मैं पौड़ी में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय में प्रधानाचार्य हूँ। अच्छा। पौड़ी में, और मैं गांव में ही रहता हूँ। ओके। हाँ, पौड़ी के पास ही हमारा गांव है, तो हाँ गांव जी। से ही मैं रहता हूँ। मेरा शुरू से लोकगीतों से बहुत इंटरेस्ट रहा, हाँ लगाव रहा है। और आपको मैं आपके चैनल से एक बात और बता दूं, मैं कई लोगों को मालूम नहीं है, अनिल बिष्ट मेरा कलाकारी का नाम है। अच्छा जी। और जो मेरा सरकारी दस्तावेज या जिस नाम से मैं सर्विस करता हूँ उसमें मेरा नाम है अनिरुद्ध सिंह बिष्ट, अनिरुद्ध सिंह बिष्ट। ये मेरे कई लोग कन्फ्यूजन है, क्योंकि तब ये होता था कि गांव में थे, रामलीलाओं में गाना होता था। मेरी एजुकेशन राजकीय इंटर कॉलेज कंडारा है हमारे गांव के पास, कंडारा एक जगह है, वहीं से पढ़ाई हुई है। तो कभी बाल सभाओं में, कभी छोटे मोटे फंक्शन स्कूल में होते हुआ करते थे, तो वहाँ प्रतिभाग करने का मौका मिला। तो पहले मैं डांस वाले फील्ड में उतरा, से उससे पहले डांस करके रखता। तो उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे लड़कियों को गार्जियन मंच पे नहीं जाने हाँ नहीं नाचना बहुत सोचती कि बाबा तुम नाचोगे दुनिया देखेगी तुम्हें, बड़ा वो है। तो मैं लड़की का रोल प्ले करता था। अच्छा। हाँ साड़ी पहन के, घाघरा पहन के, तो मैंने कई मंचों में लड़की का रोल अभिनय किया उस टाइम पे। अच्छा। लड़के लड़के वैसे ही बस अपने नृत्य करके वहाँ से जब आए, तो एक बारी स्कूल का कैंप किया था हमारा, समर कैंप खिरसू में, खिरसू एक जगह हमारे पास में है। वहाँ ऐसे बैठे थे, गाड़ी को वेट कर रहे थे, तो किसी ने बोला यार कुछ गाने सुनाओ ऐसे करके, ऐसे मजाक। मैंने कहा मैं तो डांस करता हूँ, मुझे डांस करके दिखा दूंगा। कि नहीं यार कुछ सुना दो। तो मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं। मैंने एक गाना, तो उस टाइम पे स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी जो बहुत कुमाऊँ के बहुत ही हाँ सिंगर रहे हैं, बहुत ही आदरणीय हैं। स्टार्टिंग में बहुत उन्होंने गाने उनके बड़े हिट हुए। तो उनका एक गाना था कि हिमालय का ऊंचा डांडा प्यारो मेरो गाँव, छवि लो गढ़देश में रंगीलो कुमाऊँ, वो मैंने गाना गाया। तो सबने बोला अरे यार तुम तो गाना भी अच्छा गा रहे हो। अच्छा। तो वो मुझे थोड़ा गाने की तरफ मुझे आकर्षित, मेरे मन में कह यार मैं अच्छा मैं गाना गा रहा हूँ, अगर बोल रहे हैं तो हाँ मैं गाता हूँ मैं। तो यही बस वही मेरे यार दोस्त जो थे स्कूल में, वही मेरे मोटिवेटर थे, गुरु भी वही थे। अगर वो बोलते नहीं तो बेकार गा रहे, तो हो तो क्या था, अनिल बिष्ट कहाँ आता आज भी। तो फिर रामलीलाओं में हमने प्रतिभाग करना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे ये मेरी गाने की जर्नी शुरू हुई। उसके बाद फिर पढ़ाई के मामले फिर मेरठ चला गया। तो मेरठ से मैंने ग्रेजुएशन की, म्यूज़िक की भी वहीं से मैंने डिग्री ली। मैं म्यूज़िक में भी, फोक डांस में भी मेरा वो है ग्रेजुएशन है, और तबले से है, गायन से भी मेरे पास डिप्लोमा है अपने भातखंडे म्यूज़िक कॉलेज से। तो फिर वहाँ से फिर यात्रा शुरू हुई धीरे धीरे। अब उस टाइम पे ये होता था कि घर वाले नहीं चाहते थे ना, खासकर मुझे, पढ़ाई वाले हाँ उसने कहा पढ़ाई पे जाओ यार, ये क्या नाचना गाना क्या लगा रखा तुमने। लेकिन मेरे मन में था, तो मैंने फिर वहीं मेरठ पे ही इसकी शिक्षा दीक्षा ली। और वहाँ फिर मैं मेरे गुरुजी रहे प्रेम साहनी जी हैं, साहनी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ उसमें, तो वो मेरे म्यूज़िक के गुरु रहे। फिर वहाँ से
करके धीरे धीरे फिर ये यात्रा शुरू हो गई। तो अनिल बिष्ट का जो बार बार अनिल बिष्ट का ही नाम चलता रहा, क्योंकि ईजी था। उसमें कारण क्या था कि जैसे अनिरुद्ध है, तो जो हमारे जो गांव के जो चाची बड्डी जो होती है, अब बोल नहीं पाते थे वो। कोई मुझे बोले अमरूद, कोई कुछ बोले, मैंने कहा तुम अनिल ही बोलो, भाई अनिल ही ठीक रहेगा। अच्छा। तो वो अनिल वाला नाम फिर चल पड़ा कलाकारी में। तो आज तो सब आपको अनिल बिष्ट के नाम जानते हैं वो, बाकी ये। अच्छा, तो सर अभी प्रेजेंट में अनिल बिष्ट जी कहाँ हैं और क्या कोई नया प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्या दर्शकों को कुछ दिखने वाला है? मैं कुछ ना कुछ अपना आज का रिटर्न वर्क चल रहा है मेरा। अच्छा। एक वेब सीरीज लिख रहा हूँ मैं भी। ओके। अभी टाइटल मैंने अभी उसका चूज नहीं किया। एक वेब सीरीज पे काम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इससे पहले मैं 2 वेब सीरीज बना चुका हूँ, मनसा और दूसरी है संजोग। ओके। वो मेरा अपने चैनल पे अनिल बिष्ट एंटरटेनमेंट मेरा चैनल है यूट्यूब पे। अच्छा। उस पर उपलब्ध है। तो उसी के लिए एक वेब सीरीज, क्योंकि वेब सीरीज में इसलिए यार कई लोगों ने मुझे बोला कि आप यार बड़ी फिल्म बनाओ, फीचर फिल्म बनाओ पर्दे के लिए लोग देखेंगे, लेकिन उसमें मैंने कहा जब तक अब मेरा काम है दर्शकों तक पहुंचना। अब दर्शकों तक कैसे पहुंचूंगा? जो मेरे गांव का दर्शक है, जो मेरे माता बहनें गांव में हैं या चाचा ताऊ गांव में हैं, वो देहरादून तो आ नहीं सकते ना। कहाँ कितने गिनती के तो हॉल हैं सबके पास। तो इसलिए मैंने ये जरिया चुना कि मैं वेब सीरीज के द्वारा जो हमारी कहानी है, जो उसको जो भी हम पहाड़ के कल्चर को दिखाना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से करूँगा। एक तो ये काम चल रहा, दूसरा 2-3 अभी गानों पे मेरा अच्छा एक गाना आप रिकॉर्ड मैंने कर दिया है, और उसको बहुत जल्दी लॉन्च कर रहा हूँ मैं। मेरे ख्याल से सितंबर में उसको मार्केट में आ जाएगा। इंतजार रहेगा सुनने के बाद तो आपके दर्शकों को और साथ रहेगा। तो अच्छा सर, गायकी की शुरुआत जैसे आपने बताया कि पहली बार तो आपने आपका कैंप जा रहा था तब आपने गाना गाया है ना, तो पर आपको पहला गाना गाने का मौका कब मिला? कैसे, मतलब क्या चैलेंजेस आए या कौन सा था? कैसे इस फील्ड की शुरुआत हुई? देखो रामलीला में तो मैं गाता रहता था। हाँ, रामलीला में गाते रहता था। उसके बाद मैंने आकाशवाणी से, अच्छा, उसमें नजीमाबाद आकाशवाणी केंद्र था, तो किसी ने मुझे बताया तुम गा रहे हो, तो आकाशवाणी ही एक ऐसा उसमें माध्यम था। अच्छा। और आकाशवाणी में सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात उस टाइम पे। तो मैं बी हाई ग्रेड का कलाकार रहा हूँ। अच्छा। आकाशवाणी नजीमाबाद से। अनिल बिष्ट व साथी के नाम से मेरा ग्रुप चलता था। अच्छा। हाँ, अनिल बिष्ट व साथी। क्यों? उस टाइम पे आकाशवाणी के कंसर्ट हुआ करते थे। अच्छा। तब टीमें बहुत कम होती कल्चर प्रोग्राम के लिए। तो कोई जैसे कहीं वीआईपी प्रोग्राम है, तो वहाँ हमको गाना तो गाना है, प्लस डांस भी उसमें प्ले करना है। अच्छा, आकाशवाणी में उसके कंसर्ट होते थे बाहर, आउटर कंसर्ट। और रिकॉर्डिंग करनी है, तो मैं जब रिकॉर्डिंग करूंगा तो फिर ग्रुप के साथ रिकॉर्डिंग करूंगा, कुछ सामूहिक गीत रिकॉर्ड करूंगा। अच्छा। जैसे मैं गा रहा हूँ, फिर मुझे ग्रुप वाले फॉलो कर रहे हैं, ऐसे है। और कंसर्ट होगा बाहर में, कहीं कंसर्ट में जाना होगा, तो फिर वहाँ पे हमें डांसिंग भी दिखानी पड़ती थी। अच्छा। कल्चर से संबंधित कल्चर पे। तो उस टाइम पे मैं द्रौपदी स्वयंवर के एक पर्सन मैं आकाशवाणी में किया करता था, जो बहुत ही लोगों ने इसको बहुत सारा सराहा है। उसके बाद उसी कंसर्ट से मुझे आकाशवाणी और दूरदर्शन बरेली वालों ने इनवाइट किया। अच्छा। दूरदर्शन दिल्ली में इनवाइट किया। उनके बहुत सारे कंसर्ट मैंने किए। अच्छा। फिर वहाँ उसके बाद फिर मैं उत्तर मध्य क्षेत्र नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर से जुड़ा। उस के जरिए मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि एक तो पूरा भारत की पूरी संस्कृति देखी। क्योंकि वहाँ क्या होता है कि नॉर्थ जोन में प्रत्येक स्टेट से कल्चर की टीमें आती है। ठेठ कल्चर अलग अलग अपने स्टेट का आती है। हाँ। तो वहाँ वो जब आए, तो वहाँ मुझे लगा कि वास्तव में कल्चर के लिए हमें काम करना चाहिए। क्योंकि फोकस तो मेरा तब से मेरा ये रहा कि मैं कल्चर पे ही काम करूँगा। जो हमारे पारंपरिक गीत हैं जो हमारे, उन पे काम करेंगे, क्योंकि ये अगर इनको हम नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी नहीं करने वाली है। इसमें एक बुक भी मेरी इसमें कलेक्शन बहुत जल्दी आने वाली है। 101 गीत मैंने लोकगीत उनको उनकी बुक प्रकाशन पे है मेरी। वो भी अगस्त तक लास्ट तक मार्केट में आ जाएगी। फिर जब वहाँ से गाना शुरू हुआ, फिर कैसेटों का ज़माना शुरू हुआ। तो 87 में मेरी पहली कैसेट आई थी। 1987 में। हाँ, 87 में मेरी पहली कैसेट आई थी। सोनोटोन कंपनी है दिल्ली में, पहाड़गंज में थी। अब तो नहीं है, पहले उस टाइम थी। तो वहाँ पे क्या होता था कि आपको
फॉर्म फिल, अब तो आज तो ये है ना कि आपके पास पैसा है तो आप जाके रिकॉर्डिंग कर लो, कुछ भी कर लो, तब ऐसा नहीं होता हुआ करता था। वहाँ भी वहाँ फॉर्म फिल करके हमें पहले टेस्ट देना पड़ता था कि हमें रिकॉर्डिंग के लायक हैं या नहीं है। अच्छा। हाँ, ऐसी कंपनी जो कंपनी थी वो, ओके। हाँ, तो हमने फॉर्म फिलअप किया, बोला कि मैं फलां फलां गाना चाहता हूँ, तो हमें फिर वो इंटरव्यू के लिए बुलाते थे। अच्छा। तो लाइव जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर उनके हैं वो आएंगे, तो ज्वाला प्रसाद जी म्यूजिक डायरेक्टर थे पहले। अच्छा। तो वो सितार प्लेयर थे, बहुत अच्छे सितार प्लेयर। तो वो उन्होंने हमारी स्वर परीक्षा ली कि हम ये गा सकते नहीं गा सकते। हाँ, फिर मैटर चेक होता था आपके गाने कैसे हैं, बड़ा मुश्किल था ना। उस जमाने में मुझे 1800 रुपये दिए थे कंपनी ने। कंपनी फ्री में रिकॉर्डिंग करती थी। अच्छा। आपको इंटरव्यू लेगा, आपको पैसे देगी आपको। अच्छा। हाँ, 1800 रुपये मुझे, और जो मेरे साथ फीमेल सिंगर थी लक्ष्मी गुसाई, आप भी गुसाई मैं भी हैं। गुसाई। तो मेरी पहली जो सिंगर थी लक्ष्मी गुसाई थी। अच्छा। हाँ, उनके साथ मेरी पहली कैसेट है, हाँ। कख 6 जानी बांदा के नाम से। अच्छा। वो आती थी। तो वो वहाँ जब रिकॉर्डिंग हुई, तो उसके बाद शाम को जब आकाश वो इसका दिल्ली से शाम को एक कार्यक्रम आता था, उसमें वो ऐड देते थे हमारे कैसेट का भी। आकाशवाणी से ऐड आते थे कि ये सोनोटोन से कंपनी मार्केट में लॉन्च हुई है, वो तरीका था उस समय एडवर्टीजमेंट के लिए। तो वो कार्यक्रम मैं भूल गया उस कार्यक्रम नाम, उसमें ये ऐड आते थे। सोनोटोन कंपनी का एक अपना टाइम स्लॉट लिया होगा ना, उस बीच में जो उनके आते हैं, पंजाबी भी करते थे वो, भोजपुरी भी करते थे, गढ़वाली भी करते थे, कुमाऊनी भी करते थे। तो जो उनके कैसेट लॉन्च होती है उनका वो बीच में ऐड देते थे, एक लाइन दी और टाइटल दिया, सिंगर का नाम बताया कि आने मार्केट लॉन्च हो। ऐसे लोगों को पता चलता उस समय। और रिकॉर्डिंग लाइव होती थी। ऐसे आजकल है जिसके आज ट्रैक बना डब के चले गए, कोई बात नहीं, कट पेस्ट का जमाना आ गया है। तब पूरी लाइव होती थी, सारे म्यूजिशियन बैठेंगे लाइव में। अच्छा। हम भी लाइव गाएंगे, कोई डब नहीं, कुछ नहीं, बस अगर सारा गाना किया, लास्ट में थोड़ा खराब हो गया फिर शुरू से आ जाओ। अच्छा, और ऐसे जब तक पूरा गाना सही नहीं होता चलता रहेगा। आपको तो कई बार होता है गले में खराश आ गई है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर उसमें ये रहता था। तो मतलब कैसेटों का जमाना बहुत चुनौतियां होती थी उस टाइम पे। हाँ। तो सर अब आपने अपने पहले एल्बम की बात कर ही दी है, तो 2 लाइनें उस एल्बम की हो जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ ठीक है, सुनाओ। वो एल्बम जो निकली उसमें एक गाना मैं सुनाता हूँ आपको। हाँ। बारिश का मौसम भी है। बिल्कुल। उसमें लिखा था मैंने, बरखा लगी सुषमा है ओ घोरे ओ, बरखा लगी सुषमा है ओ घोरे ओ, बरखा लगी गात तरे झुली भिजी कन घोरे जो, गात तरे झुली भिजी कन घोरे जो, गात भिजी। ये एक लाइन मुखड़ा था। आज तो सर ऐसा हो रहा है कि जो भी आप गाने गा रहे हो ना उसको एकदम कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब बारिश हो रही है बाहर, बारिश वाला गाना हो गया, तो सारे गाने तो जरा मुझे लगता है कि हाँ उससे फीलिंग भी आती है। हाँ बिल्कुल, ऐसे कनेक्ट हो रही है। अच्छा सर, एक और आपका फेमस गीत है ए चाहे भानुमती, वो तो मतलब इतना फेमस है, मैं बचपन में सुनती थी उस गाने को ना। तो मुझे इतना पता, मुझे ये भी नहीं पता था कि पाबो जगह है कोई पौड़ी में, बस ऐसे ही सुन लिया गाना। और वो गाना मतलब आज भी मुझे बहुत पसंद आता है। तो सर मुझे लगता है ना कि कोई भी गाना होता है या कुछ भी ऐसे हम स्टोरी बनाते हो, एक स्टोरी होती है उसके पीछे, कुछ जिसे हम अनटोल्ड स्टोरी कह सकते हैं, जो नहीं पता होती किसी को, बस जो उसमें मौजूद है, जैसे सिंगर हो गए उन्हें पता होती है। तो सर ऐजा ही भानुमती को बनने की कोई कहानी हो जो आप शेयर करना चाहते हो? अभी मुझे मार तो नहीं खिलाओगे? नहीं बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये थोड़ा उस टाइम का बड़ा विषय बहुत गंभीर था उस समय, हालांकि। अच्छा। तो थोड़ा मैं नाम चेंज किया, मैंने एज इट इज नाम नहीं रखा हुआ। उनका नाम कुछ और था। अच्छा। हाँ, जिन पे एक स्टोरी बनी थी। तो उस टाइम पे प्यार में बताया जाए, प्यार में हुआ तो बहुत दूर की बात थी। हाँ। तो कोई उनका प्रेमी था, जो हमारी कैरेक्टर फीमेल कैरेक्टर थी। अच्छा। वो लड़का उससे शादी करना चाहते, लेकिन घर वाले नहीं चाहते थे। अच्छा। कि इससे शादी हो, कहीं वो चाहते थे कहीं और जगह शादी, जहाँ देखा था। तो उन्होंने कहीं और मंगनी कर दी उसकी। तो उस टाइम पे फिर वो घर में विरोध करके, अच्छा, और वो उसके हाथ चली गई। ओके। अरे तो हालांकि ऐसे कई बार, अब तो उस टाइम, अब तो खैर
कोई आज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल तो ये है, लेकिन उस टाइम बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात हाँ, कि भाई फलां गांव की लड़की थी, उसकी कहीं बात चल रही थी और उसने बोला कि नहीं मेरी यहाँ शादी नहीं हुई तो मैं इसके साथ चले जाऊँगी। हाँ। तो वो उसके साथ चले गए घर से। अच्छा। उस टाइम पे फिर वो दिल्ली ही रहे, दिल्ली मिले मुझे भी बाद में, एक बार एक शो में मिले। अच्छा अच्छा। पहले शुरू में बड़ा वो रहा, लेकिन शुरू में लोगों ने बहुत बोला यार कि हमारे इलाके को तुमने और ज्यादा गाने की वजह से गाने को शुरू कर दिया। लेकिन मैंने कहा मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं था, खाली एक छोटी सी एक कहानी थी, उस कहानी को मैंने थोड़ा डेवलप किया हुआ है, तो आज वो बेचारे संपन्न हैं। अच्छा। तो सर जैसे कि आपने कहा कि उन लोगों की स्टोरी थी, तो वो लोग आपको गाना बनाने से पहले मिल गए थे? वो नहीं, ये बात अखबार में आई थी। अच्छा, आप उन्हें पर्सनली नहीं जानते? ना पर्सनली नहीं जानते। वो तो जब मैं दिल्ली में शो कर रहा था क्या उत्तम नगर में। अच्छा। तो वहाँ मिलने आए हो, तो दोनों मिले, बच्चे भी थे उनके कि भाई साहब नमस्कार। मैंने कहा बोले हम, जिस पे आपने गाने लिखा वो हम ही हैं। अच्छा। तो ये मैंने कहा सॉरी। अरे बोले सॉरी नहीं, हम तो आपसे बहुत खुश हैं, हम तो बहुत सुनते हैं। बोले हम तो अपने बच्चों को सुनाते हैं बेटा नाचो उसमें। अच्छा हाँ, वो तो ही है ना, हमारे ऊपर गाना बना। तो वो वहाँ मिलने आए थे, तब मालूम मुझे उस दिन मालूम हुआ, ये करीबन 5-6 साल बाद कोइंसिडेंस था ये, बहुत अच्छा एक तरह से। आगे मिलने के लिए वही उत्तम नगर में रहते हैं। तो मिलने आ गए आप। मैंने कहा तुम संपन्न हो? बोले हाँ बहुत खुश हैं। मैंने कहा घर से कोई आप? बोले नहीं अब सब ठीक हो गया है, घर वाले भी आते जाते हैं, होता है। अब शुरू में रहा है, उस टाइम पे पुरानी पद्धतियाँ थी, लोग ये क्या करने जी। अच्छा सर, आप जैसे गानों में आप अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं कि लोकगीत है तो उसमें भी आप कुछ नया डालने की कोशिश करते हैं कैसे, तो सर ये जो आपको प्रेरणा होती है ना, कैसे मिलती है? आइडियाज़ कैसे आते हैं कि ठीक है हमारे जो लोकगीत है मैंने इतने अच्छे से करूँ कि लोग और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ? प्रेरणा कैसे मिलती है आपको इसमें? देखो जैसे मेरा पावा बाजार आया, हाँ, उसके बाद फिर मेरी, जब मैं पहाड़ों में घूमा तो उस टाइम पे डीजे पे खाली पंजाबी गाने बजते थे। हाँ ये है, या अन्य भाषाओं के हिंदी गाने बजते थे। तो डीजे के टाइम में पावा बाजार मैं समझता हूँ कि पहला गाना है शायद। हाँ वो आज भी बजता है, जो आज बजता है, हाँ, शादियों में खासकर। बिल्कुल। लेकिन डीजे में उस टाइम पे बहुत चलाओ। कई लोगों ने बोला ये पावा बाजार, कई लोग तो जैसे बोलते हैं ना आती के खंडाला, हाँ। उस टाइम पे ऐसे बोलते हैं आती के पावा बाजार। अच्छा, वो डायलॉग बन गया, ये डायलॉग उसमें बन गया था उसमें। तो जब वो चला तो मुझे लगा लोगों का टेस्ट वास्तव में, लोग चाहते हैं कि फोक को पसंद कर रहे हैं लोग। हाँ। क्योंकि पहले मैं बताया नहीं आपको, मैंने कि 87 में जब मैंने पहले कैसेट निकाला वो फ्लॉप हुआ मेरा। अच्छा। हाँ। उसके बाद दूसरा निकाला वो फ्लॉप हुआ। मेरे 5 कैसेट फ्लॉप हुए स्टार्टिंग के। अच्छा। तो मेरे जो कई मित्र थे उन्होंने बोले यार अब गाना बंद कर यार, तेरे बस का नहीं गाना नहीं चलता, तो कुछ नहीं चलता। मुझे बोला तो मुझे लगा कि वास्तव में यार कुछ है कमी जो मुझसे रह गई है। तो फिर हमने एक ऑर्केस्ट्रा खोली पौड़ी में। पौड़ी में ऑर्केस्ट्रा खोली, तो ऑर्केस्ट्रा के कार्यक्रम इधर उधर किए। तो गाँव में शादियों में हम लोग प्रोग्राम करते थे उस टाइम पे। तो वहाँ से मुझे टेस्ट मालूम चला कि पब्लिक का टेस्ट क्या है एक्चुअली। हाँ, तो वो उसके बाद बना पावा बाजार। अच्छा। उसी गाने का। अच्छा, पावा बाजार। उसके बाद पावा बाजार बना। फिर पावा बाजार आई 97 में। अच्छा। 10 साल करा, 87 और 97। 10 साल तक मैंने कुछ ना कुछ, हाँ कुछ मैंने कह रहे क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, उसके तह जड़ पकड़ने पे गया मैं। तो उसमें हो क्या रहा था कि टोन नहीं आ रही थी। मैं गा तो मैं रहा था, अच्छा, लेकिन जब ना एक टोन होती है। अब जैसे आप कोई हिंदी गाना गाएंगे उसका उच्चारण कैसे होगा, इंग्लिश गाएंगे उसका कैसे होगा, कोरियन गाएंगे उसका टंग अलग टंग होते हैं। ऐसी गढ़वाली की हमारी है। गढ़वाली में जैसे हाँ, अगर थोड़ा लोग बोलते हैं गढ़वाली गाना गा रहे हो, लेकिन वो टोन नहीं आ रही। अब जैसे एक आप गाओगे, एक ठेठ गाँव का गाएगा, वो अंतर दिखेगा ना। तो वो चीज जो गाँव का गा रहा था वो हम पे नहीं आ रही थी। मैंने कहा यार ये गलती है भाई। अच्छा। गा तो हम भी रहे हैं, लेकिन हम वो टोन नहीं पकड़ पा रहे, इसलिए लोगों के से जुड़ नहीं रहा गाना हमारा। अच्छा। उनके हार्ट तक नहीं पहुंच रहा हमारा गाना। भाई ये सुना, इस कान से सुना, इस बाहर निकल गया, वाली बात हो गई। तो वो मुझे जब मैंने पकड़ दिया तो मैंने क्या किया कि लोकगीतों का कलेक्शन करना शुरू किया। अच्छा। क्योंकि जो पावा बाजार बना था वो भी लोक धुन है, लोक धुन खाली लिरिक्स हमने लिखी है, लेकिन धुन लोक है। तो मैंने कहा यार इसका मतलब ये टेस्ट को आदमी पसंद कर रहा है। तो फिर मैं लोकगीत का कलेक्शन किया, जैसे बेडो पागो बार मासा, वही मैंने गाया। नाबास हुकदी मैंने गाया, मेरा बाजू रंगा, बहुत सारे गाने। तो मैंने नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मतलब जो मूल था वो ही किया। एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसको। मैंने जो मूल था, मैं यहाँ से ढोल दमों लेके चला गया दिल्ली।
अच्छा, दिल्ली ढोल-दमा ले गए हाँ। आप? ढोल-दमा लेके गए और मैंने स्टूडियो वालों को बोला कि मैं रिकॉर्डिंग करनी है। अच्छा, उसने कहा यार तुम ये क्या लेके आए? मैंने कहा ये हमारे पहाड़ी वाद्य यंत्र हैं। अच्छा। अब जब फोक गाऊंगा तो यही तो बजेंगे तभी हाँ, फील आएगा। बिल्कुल। बोले यार, तो कहने लगे जो हमारे जो प्रोड्यूसर थे, उसने कहा आजकल तो सिंगर तो ऐसे आ रहे हैं कि जी मुझे तो 10 वायलिन चाहिए, इतने कीबोर्ड चाहिए, इतना ये चाहिए, इतना वो चाहिए, सारा ही लगा। मैंने कहा जी कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक मसक बीन चाहिए और ढोल-दमा में ला रखे ढोल-दमा बस। चाहिए। तो मैंने फिर मैती के नाम से एक एल्बम निकाला वहाँ पे। अच्छा, मैती हाँ। जो पुराने लोग हैं, उनको मालूम होगा। हुँ, तो मैती इतना चला मैती कि मैंने उसके 7 वॉल्यूम रिकॉर्ड किए। वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, एक गाने में एक कैसेट में 8 गाने होते थे, 8 गाने, हाँ। तो 7 आप लगा लीजिए। और सब चले हैं। सारे चले, उसकी डिमांड आई थी नहीं पब्लिक में, हाँ। क्योंकि लोगों को नया लगा कि अब कहीं बजा रहे हैं तो ढोल-दमा बज रहे हैं, ढोल-दमा बज रहे हैं, बिल्कुल। है नहीं? और ढोल-दमा से फिर क्योंकि गाने ढोल-दमा वैसे देखा जाए तो पहाड़ों में ही बजते हैं, जो बस, हमारे बस, वहाँ बस, शादियाँ बस, होती है। हाँ। अब किसी ने उसे देख लिया एकदम स्टूडियो में बज रहे हैं, गानों में वो बज रहे हैं, वो अब उसके बाद जब लोगों को ये उम्मीद नहीं थी उस टाइम पे ना कि ढोल-दमा को इस ढंग से भी हाँ। गानों के साथ बज सकते हैं। बज रहे हैं अभी तक, या ढोल-दमा बजे या जागरों में बज गए हाँ। या मंडाणों में बज गए, लेकिन गाने के साथ नया था। नया था उस टाइम पे कैसेट के जरिए। भाई मेलों में तो गाते थे, हाँ। लेकिन कैसेट में भी रिकॉर्ड करने का वो पहला वो था, तो वो भी बहुत चला फिर हमारा। तो सर 10 साल की जो जर्नी थी आपकी, वो बहुत 87 से 97, वो बहुत टाइट तो रही, डिमोटिवेट भी हुए होंगे आप? बहुत ज़्यादा। अब ऑब्वियस है वो। भाई कई शादी ब्याह में हमने कैसे ऐसे ड्रिंकर भी झेले हैं, हाँ, जो गला पकड़ लेते थे हमारा, मैंने क्या करा भाई ढंग से गा, हाँ। है नहीं? तो लेकिन हमने उनसे सीखा है। उन्होंने, हमें चाहे वो जैसे भी थे, लेकिन वो कह रहे थे कि मेरी पसंद का होना चाहिए करके ना, तो मुझे लगा इसकी पसंद का ही करना है मैंने अब। जैसा ही चाहते हैं। हाँ। अच्छा, तो सर मतलब उस टाइम पे इन 10 सालों में कभी लगा नहीं कि यार नहीं हो पाएगा? मतलब एक विचार होता है ना छोड़ने का, बस कुछ देर के लिए भले सही, पर हाँ, ये विचार जरूर आया कि यार मैं गलत लाइन पकड़ ली, मैं डांस में ही सही था। पहले मैं डांस से ही लाइन गुजरी थी, स्टार्टिंग डांस से था। मैंने यार मैं उसी में सही था, मैं इसमें बेकार आ गया, ये कई बार फील हुआ। लेकिन क्या करते कि उससे हमें थोड़ा आर्थिकी मिल जाती थी, ये जो थी तो आर्थिकी हमारे से जुड़ी हुई थी, तो उससे हमारा थोड़ा ये कहीं ना कहीं तो इसलिए हम उसको बोलते यार कोई बात नहीं यार, 2 रुपए तो मिल रहे हैं, बिल्कुल ये वाला। तो सर अब इतनी बात हो गई इस फेमस गाने के बारे में, पावो बाजार के बारे में, पहली एल्बम के बारे में आपकी। पावो बाजार मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, तो बस 2 लाइन अगर आप। जरूर। ए जहे भानुमती पावो बाजारा, आहा तुए तई मुल्यो लुहे कुर्ता सुलारा, हे सचे ए जहे भानुमती पावो बाजारा, आहा तुए तई मुल्यो लुहे कुर्ता सुलारा, बीड़ी को बंडल हे भानु बीड़ी को बंडल, बीड़ी को बंडल हे भानु बीड़ी को बंडल, पौड़ी बटी छुटी गया गढ़वाल मंडल, पौड़ी बटी छुटी गया गढ़वाल मंडल, ए जहे भानुमती पावो बाजारा, आहा तुए तई मुल्यो लुहे कुर्ता सुलारा, मरे सको टैर भानु मरे सको टैर, मर सको टैर भानु मरे सको टैर, मिन पहली बोले छो प्यारी बीटीसी ना केर, मिन पहली बोले छो प्यारी बीटीसी ना केर, ए जहे भानुमती पावो बाजारा, आहा तुए तई मुल्यो लुहे कुर्ता सुलारा। बहुत बढ़िया सर, आज तक मैंने ये गाना ऐसे फोन और टीवी वगैरह में सुना था, आज एकदम सामने सामने सुन लिया और ज्यादा अच्छा लग रहा है वो सुन के। सर उत्तराखंड के एक और गायक हैं अमित सागर जी, तो उन्होंने चैता की चतवाल गाना गाया, बहुत फेमस हुआ वो गाना भी, तब भी डीजे में इतना चल रहा था, आज भी। उसके बाद आपने भी एक गाना गाया है चैता की चतवाल रोतेली, फ्योली रोतेली। हाँ, बहुत सर दोनों की धुन सेम नजर आती है, पर जब हम वर्ड्स पे जाते हैं कहीं ना कहीं अंतर है, तो क्या मतलब क्या डिफरेंस क्या है इन दोनों? मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक्चुअली ये चैती गीत है। अच्छा। ये जो गायन शैली है चैती शैली हमारे यहाँ, जो चैत के महीने में जो गाई जाती है, खासकर बाजगीर लोगों के द्वारा, जो घर घर जाके
डडवार मंगन बोलना होता है ना, डडवार मंगन होता है घर घर, तो चैती गायन वो लोग करते हैं। अच्छा। तो चैती ये पारंपरिक धुन है, जैसे मैंने बताया आपको ना कि जब जो ये चैती गायन है ये मतलब कोई भी एक जागर शैली से संबंधित समझो आप। अच्छा। तो जागर शैली की जो धुनें होती हैं वो लगभग सेम होती हैं, क्योंकि उनका एक पैटर्न, एक उनके अगर उनको हम थोड़ा चेंज कर देंगे अच्छा तो वो जागर लगेगा, गाना बन जाएगा, वो हाँ वो गाना बन जाएगा ना। ओके, जैसे अब हमें तो हम क्या है कि उसमें मूल धुन जो है चैत के महीने में ज़्यादातर इसी में गाई जाती है। तो जो अमित ने गाई है, अमित ने गाई है अंशरी के ऊपर, और मैंने जो गाया है मैंने गाया है फ्योली पे। अब फ्योली बताऊँ आपको, फ्योली का फूल तो आपने देखा होगा पीले रंग का होता है, और फूलों में सबसे पहले फूलती है फ्योली। चैत के महीने मतलब बसंत ऋतु में सबसे पहले फ्योली फूलती है। फ्योली राजा बर की पुत्री है। अच्छा। राजा बर की पुत्री हुई और देवताओं की ध्यान हुई, मतलब बहन हुई, उनकी ध्यान है फ्योली। और हमारे जो ग्वेर है हमारे, अच्छा, या घसेनी है जो है, उनकी दगड़े है वो। अच्छा। क्योंकि वो जंगल जाते हैं गाय चुगाने के लिए, बिल्कुल। तो वो जो अभी मैंने जैसे आपका घुघती वाला गाना सुना है, तो वो बातें उन्हीं से करते हूँ। पेड़ पौधों से बात करते, कोई मतलब अपना दुख है तो कोई पेड़ से अपनी बातें करके अपना दुख को हल्का करता है। ऐसे वो फ्योली को अपने दगड़े बोलते हैं, तो उससे बोलते हैं फ्योली। जब कुछ ही बात होगी फ्योली इन्हीं ने होना, अब क्या किससे बोले भाई, सास का उस टाइम पर रौब होता था, ससुर से तो मतलब नहीं, जेठ जेठानी तो कोई दूर नहीं, जेठानी का अलग रौब था। तो वो इनसे अपने वो दुख दर्द इनसे बयां करते थे। अब चैत का महीना आ गया और ग्वेर छोरा समझो हमारा गढ़ो में जो घसेनी जन घास की जा रही है, वो उसको बुला रही है। अच्छा। कि दिन मैंने साल बीत गया, एक साल बाद फिर पसंद आता ना, दिन मैंने साल बीत्या 12 गए बगवारी। बारह मतलब जो 12 महीने के जो भी बगवाल से मतलब ये है उसमें कि 12 महीने के जितनी भी संक्रांति है, अच्छा, सारी चली गई है। दिन मैंने साल बीत्या 12 गए बगवारी, कख जीतू रह गए छोरी फ्योली हो रोतेली। मतलब तू अभी तक नहीं आई, 1 साल हो गया। तो कहती सबसे पहले मैं आती हूँ, फूल बाद में आएंगे, पहले मैं आऊंगी, और हम तो 1 साल तेरे बाट देख रहे हैं। तो वो उसे इसमें उसमें जाकर मैंने बहुत लंबा प्रसंग है ये। तो मैंने डॉक्टर गोविंद चातक हमारे राइटर हैं, अच्छा, उनकी मैंने कहानी पढ़ी थी फ्योली की। मुझे फिर माइंड में हुआ, मैंने कहा यार ये फ्योली की एक कहानी है। अब मैंने कहा फ्योली कब फूलती, चैत की मैंने। तो मुझे फिर चैती की जो जागर गायन शैली, उसकी चैत की गायन शैली, वो शैली की धुन की मुझे तलाश थी कि ये कहाँ से मैं इसको वो करूँ। तो मुझे ये धुन शौकर, ये गाना सबसे पहले गाया था केशव दास अनुरागी जी ने आकाशवाणी नजीमाबाद में। अच्छा। उसके बाद फिर चंद्र सिंह राय जी ने गाया। अच्छा। हाँ, ये जो वाला था ना, ये अंशरी वाला, तो वो मैंने कई बार सुना था, कई बार मंचों में सुना था क्या, तो मुझे लगा कि यार गाना, तो वो धुन मुझे क्लिक कर गई। अच्छा। तो मैंने ये शब्द उसमें फिट किए कि ताकि वो इसके आसपास ही गाना नजर आए, अलग से हटके ना लगे। तो ये तो फिर अब अभी जैसे आपने बताया तो उससे एकदम पता चल गया कि दोनों एकदम अलग है। बहुत अलग है, बहुत। वो अंशरियों पे है, हाँ, और ये इस पे। तो सर अभी जैसे कि आपके गानों की जब हम बात कर ही रहे हैं, तो एक और आपका गाना है मेरी सोनीता, हाँ, रश्मि रुमाल। हाँ। अभी कुछ वक्त पहले एक जौनसारी सिंगर भी हमारे वहाँ आए थे, रतियानंद पवार ना। हाँ। तो उन्होंने भी, वो कहते हैं कि ये गाना उनका लिखा हुआ है। हाँ जी। हाँ। तो लेकिन जब आपका गाया हुआ गीत और उनका गीत जो है, क्या अंतर? वही बात मैंने आपको बताया कि टोन पे फर्क है। अच्छा, बाकी गाने पे कुछ नहीं है। मैंने ये गाना जौनपुर से मैंने लिया था। जौनपुर के कोई मित्र थे, तो उन्होंने बोला यार हमारे गाने हमारे यहाँ एक ही गाना है, तो उन्होंने एक मुखड़ा मुझे दिया था इसका। अच्छा। मेरी सुनीता का। हाँ। बाकी उसमें अंतराय मैंने अपनी तरफ से उसमें ऐड की हुई, एडिशनल लिरिक्स उसमें लिखे हैं। उन्होंने एक मुखड़ा मुझे दिया था, मैंने कहा गाना की टोन तो अच्छी लग रही है। तो वो मैंने फिर वो गाना, मैंने हे कांची मेरी एल्बम आई थी। हाँ। उसमें हमने एक तिमरा हमरा माया कांची लागे देहरादून में, उसमें मैंने एक गाना गाया था। टी सीरीज से आई थी एल्बम। अच्छा, ये अभी आपने बात की ना ये हे कांची वाले गाने की, तो ये इसमें नेपाली और गढ़वाल का मिक्सचर है। कहाँ से आइडिया आया आपको? ये आइडिया मुझे देहरादून से मैं आया। एक बार मैं पलटन बाजार घूम रहा था। हाँ। तो पलटन बाजार से उधर तिब्बती मार्केट था, पलटन बाजार वगैरह घूम के, तो वहाँ मैंने देखा, मैंने यार ये लोग
तिब्बतन लोगों कोई को तिब्बतन देखती। लोग हैं, हाँ। कोई नेपाली लोग हैं। मैंने कहा काफ़ी तादाद में यहाँ है। मैंने कहा ये थीम जो है इसको कर लिया जाए। अच्छा। बस जो मैं देखे ना सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, हाँ, है नहीं, काफ़ी देहरादून में। इधर गढ़ी कैंट चले जाओ हाँ। तो पूरा उनका काफ़ी ये क्लेमेंट टाउन क्लेमेंट टाउन चले जाओ हाँ। काफ़ी। तो मैंने कहा यार इसको क्यों ना इसको थीम बनाया जाए। अच्छा। अब इसका ऐसे किया जाए कि तिम्रो हमरो माया हे कांची लागे गयो देहरादूनमा, हाँ। अरे बस जोला देहरादूनमा मतलब यहाँ बस जाएंगे। बस जाएंगे यहाँ। हाँ। तो वो मतलब माइंड ऐसी बस चलते और वहीं पे जब जा रहा था पलटन बाजार में हाँ। तो अचानक मैंने फिर याद आया, तो मैंने ऐसे कागज के टुकड़े में खाली मैंने मुखड़ा लिख के जेब में रख दिया। मैंने घर में जाकर डेवलप ऐसे ही होता है, कभी दिमाग में आता है अगर ये लिखो तो मैंने तुरंत आप तिम्रो हमरो माया हे कांची लागी गयो देहरादूनमा, बस इतना लिखा था मैंने अच्छा मार्केट में। हाँ। फिर उसको फिर घर में जाके उसके बाद थोड़ा हाँ फिर जो मेरे कुछ गोरखाली समाज से कुछ मेरे मित्र थे, कुछ कलाकार थे, उनसे पूछा मैंने क्या जैसे तुम्हारे यहाँ शब्द होते हैं उनका उच्चारण कैसे करते हैं। अच्छा। हाँ वो जरूरी, मैं जैसे बोला ना टंग होना बहुत जरूरी है, तभी आदमी आसपास लगता है। तो हम बोला कि बस जाएंगे जो देहरादून में, उनके बोशी जोला है ना, उनका टोन पकड़ा, फिर मैं बोलने की कोशिश की तिम्रो हमरो माया, तिम्रो हमरो, तो ये थोड़ा ये शब्द। तो ये आपका ये गाना उन लोगों में भी काफी ज्यादा फेमस हो गया होगा। तो उसके बाद कोई कॉम्प्लीमेंट्स, कोई ऐसा नेपाली या फिर तिब्बतन कोई लोग आए उनके पास? क्यों नहीं, मैं एक बार इसी गाने के वजह से एक बार मैं नेपाल भी प्रोग्राम देने जा चुका हूँ। अच्छा नाइस। हाँ। यहाँ गोरखाली समाज है, हाँ। उनका ट्रूप जा रहा था। अच्छा। उन्होंने कहा कि यार विजय यार हम जा रहे हैं काठमांडू, हमारा प्रोग्राम वहाँ। अच्छा। तो बोले आप चलोगे? हाँ। मैंने कहा यार आप वहाँ नेपाली, बोले उन्होंने कहा है कि जिसने वो गाना गाया है आप उसे ला सकते हो। अच्छा। हमने उन्हें बोला कि हाँ हमारे मित्र हैं। हाँ। मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है। तो मैं काठमांडू भी गया। अच्छा। इस गाने की वहाँ भी गाया होगा आपने? वहाँ भी फिर ये गाना गाया। सर यहाँ पे भी हमें भी सुना देंगे आप ये गाना प्लीज? जरूर। तिम्रो हाम्रो माया हे कान्छी लागी गयो देहरादूनमा, ओए तिम्रो हाम्रो माया हे कान्छी लागी गयो देहरादूनमा, राम्रो भयो धनियो, राम्रो बोला अच्छा हाँ ये सारे ना हाँ। ये शब्द ऐसे कलेक्शन के हुए ना। हाँ। राम्रो भयो धनियो शहरा बोशी जोला देहरादूनमा, हाँ राम्रो भयो धनियो शहरा बोशी जोला देहरादूनमा, लाठी टेकी बोझ्या बोकी ल्याऊ 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 ल्याऊ, अरे दिल मेरो भी कर दो हुजूर राऊ राऊ राऊ, अरे दिल मेरो भी कर दो हुजूर राऊ राऊ राऊ, काठमांडू को काठ बाजार मुरली बजाना, काठमांडू को काठ बाजार मुरली बजाना, मुइले तेरी माया रखी जी कुड़ी का कूणा, मुइले तेरी माया रखी जी कुड़ी का कूणा, हे कांची बोशी जोला देहरादूनमा, हे कांची बोशी जोला देहरादूनमा। मजा आ गया सर। ये सारे गाने जो मैं बचपन में सुनती थी, मतलब बचपन तो अभी छोटे में सुनती थी, वो एकदम ऐसे सामने सुन रही हूँ। सर आपके गानों की सीरीज जैसे चली रही है, तो एक आपकी एल्बम आई थी मंग तू ब्योला करके। मंग तू ब्योला, हाँ, उसको जब हम सुनते हैं तो एक कहानी नजर आती है उसमें, स्टोरी। सर ये स्टोरी किसी रियल लाइफ से आपने दी है या ये आपकी कल्पना है? ना ये रियल लाइफ है। इसमें ये बहुत पुराना किस्सा था ये भी, क्योंकि थोड़ा मैं इतिहास थोड़ा पे ज़्यादा पीछे शोध करता रहता हूँ। किससे कोई कहानी कभी क्या, कभी किसी दादी सुन ली, कभी किससे सुन ली, है नहीं, दंत कथाएं जैसे बोलते हैं। दंत कथाएं सुन के तो मुझे किसी ने एक कहानी सुनाई कि एक बार ऐसा कोई घटना हुई थी। तो जो मंग तू कोई हलकरा, मतलब हलकरा बोलते हैं गढ़वाली में पोस्टमैन को, डाकिया को। अच्छा। उस टाइम पे सतपुली पौड़ी सतपुली में सतपुली से, और ये कांसकेत के रास्ते जो डाकिया होता वो डाक लेके आता था। अच्छा। हाँ ये बहुत पुरानी है, अंग्रेजों के टाइम की कहानी बता रहा हूँ आपको मैं। ओके। तो उसमें पैदल डाक आती थी। तो वो उनके पास बैग होता था, छड़ी होती थी, छड़ी में घुंघरू बंधे होते थे छन। तो उसे उस टाइम में घड़ियाँ नहीं होती थी। तो उन जब उनके छन छन की आवाज़ सुनते थे, उन्होंने कहा ओह 1 बजे की डाक आ गई। वो उसमें उनके गाँव से आसपास ऐसे डाकिया ऐसे आया करते थे डाक लेके। ओके। हाँ जो दुगड्डा से
ढाकर पर ढाकर तो खैर ये लोग जाते थे हमारे गांव के लोग, लेकिन जो सरकारी अमले के जो लोग थे, जैसे ये मैं जिनकी बात है आपको, ये डाकिया, तो ये डाक लेके आया करते थे। अब वो थक गए, बैठ गए, तो एक कांडा एक जगह है बीच में, वहाँ तो रास्ते में पड़ता, तो वहाँ साधु रहते थे, जोगी लोग, साधु, वहाँ उनकी अमृत धुनी रहती थी, तो वो उसको भी चला गया वो, तो वो उनके साथ जाके थोड़ा वो जो दम मारने वाले हो गए तो थकान दूर के लिए दम मारने को हो गया, तो उसने वहाँ उस दिन उसने की बात है, डाक थी, तो उसका उसने बहुत ज़्यादा ले लिया हाँ, सेवन कर लिया था। तो उसका थैला कहीं पड़ गया। अब उस टाइम पे तो हमारे तो पूरे पहाड़ की जो जीवनचर्या थी वो पूरे मनी ऑर्डर में निर्भर थे, मनी ऑर्डर भी डाकिया लेके आता था। तो इस चक्कर में बहुत बड़ा विवाद हुआ कि भाई कहा है कि मंग तू बोल या मंग तू, वो मतलब उसका वो अब डेली रूटीन था, कभी पीता रहता, तो उससे माइंड उसका कुछ डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, अब चरस जो चरस से ले तो डिस्टर्ब हो गया, तो पागलपन से पड़ गया, पागलपन के से दौरे पड़ने लगे ना उसको। इसलिए मंग तू बोल या मंग तू कीले बोले कांडे जोगियों को मुआरी भंगलू पिले, भंगलू मतलब वो चरस पिलाई उनको, तो उससे ये है। अच्छा, तो आपने तो फिर उसमें हाँ, फिर तब उसको फिर अरेस्ट किया गया उस टाइम पे, तो जेल भी गया। अच्छा, क्योंकि अब पुलिस कार्रवाई तो होनी थी, जो भी थे सरकारी अमला था वो जी। तो ये मतलब वही है कि आपने कहानी सुनी, एक कहानी सुनी, उसमें फिर ये गाना फिट गया। अच्छा। लेकिन मेन मेरा ये रहा कि मैं चाहता हूँ कि धुन जो है लोक ही बने। तो मैंने धुन भी उसकी वजह से बनाई, जैसे मतलब जो हमारे लोक के आसपास रहे, इसलिए उस लोगों ने उसको काफी पसंद किया गाने। उसके बाद एक और एल्बम आपकी चौमास है। यहाँ चौमास में भी वो मैंने जैसे आपको बताया, चौमास में ढोल दमाऊ थे, ठीक है नहीं, वो भी ढोल, जब यहाँ से 7 एल्बम मेरे निकल चुके थे, उसके बाद फिर चौमास निकला था टी सीरीज से, तो उसमें भी सारे पारंपरिक गीत जो लोकगीत थे, उन्हीं का ही कलेक्शन था उसमें। अच्छा, तो चौमास जैसे मैंने लगा है, चौमास ही लगा है, तो उसमें एक गाना था वो काफी लोगों ने पसंद किया। ठंडु मठु चौमास डांडियों मसौरी गे, कन प्यारू चौमास डांडियों मसौरी गे, तीसरी धरती की, तीसरी धरती की तीस बुझेगे, ठंडु मठु चौमास डांडियों मसौरी गे, कन प्यारू चौमास डांडियों मसौरी गे, पैजने लगी गे कखड़ी मुंगरी, फुलारे लग्यान चचिंडा गुदड़ी, पैजने लगी गे कखड़ी मुंगरी, फुलारे लग्यान चचिंडा गुदड़ी, स्कूलिया गुएरों की कनबार पोड़ी गे, ठंड मठु चौमास डांडियों मसौरी गे। बहुत खूबसूरत गाना था। चौमास का पूरा उसमें गाने पूरा वर्णन है। अब हमारे यहाँ पहाड़ों में अब ककड़ी मुंगरी होनी शुरू होती है, तो पैजन मतलब धीरे धीरे उनकी बेलें आने लगी, थोड़ी पैजने लगे, थोड़ा उनके अंकुर आने लगे। मतलब एक कहानी बता रही, एक तरह से पूरे गढ़वाल को दर्शा रहे हैं ये गाने। कोशिश यही रहती। तो सर अभी अब हम इंटरव्यू के अगले सेगमेंट पे आते हैं। अभी तक तो हम बात कर रहे थे गायक अनिल बिष्ट से, है ना, अब हम बात करते हैं डायरेक्टर अनिल बिष्ट से। अच्छा। है ना, अब अभी हम लोग अभी तक आपने गाने गाए, बहुत सारे गाने गाए, फिर अचानक कैसे कि अच्छा ठीक है आप डायरेक्शन में भी वाली फील्ड भी चुनते हैं और अब डायरेक्टर वाली काम करते हैं, कैसे शुरुआत हुई इसकी? इसमें इसके पीछे भी एक कहानी है। वैसे मैंने जैसे बताया आपको कि मैं डांसिंग का पहले से ही शौकीन था। हाँ। डांसिंग इस बीच क्या, जब ये फिल्में जब ये अब ऑडियो कैसेटें आती रही मेरी मार्केट में, इस बीच 2 फिल्में बनाने का मौका मिला। अच्छा। एक रामी बोरानी और एक जीतू बगड़वाल के नाम से फिल्म है। अच्छा। फीचर फिल्म, बड़ी फिल्म है, 35 mm की फिल्म थी। क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है, तब बहुत दिक्कत हुआ करती थी, नेगेटिव में शूट हुआ करता था, और नागरा प्ले होता, साउंड के लिए नागरा प्ले होता था, नागरा में सारा ये प्रोसेस चलता था। तो वहाँ मुझे जो यूनिटी थी वो काम करती थी, तो थोड़ा मुझे वहाँ से उनका आइडिया मिलना शुरू हो गया, शूट होता कैसे एक्चुअली। मुझे शौक तो था मुझे देख हाँ, क्योंकि वैसे बेसिकली मैं जो मेरी
अपना ये कलाकारी को हटके मैं एक बात बताऊं, जो मेरठ में पढ़ने गया था तो वहाँ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी हूँ मैं उसी वही पढ़ने गया था। तो मेरी दुकान भी रही इलेक्ट्रॉनिक्स की, मैं टीवी का बहुत अच्छा मैकेनिक हुआ करता था। तो बॉडी में फिर मेरठ में मैंने अपट्रॉन टीवी में मैं उसमें रहा, प्रोडक्शन कंट्रोलिंग में था मैं साहब। तो वो एक टेक्निकल भी मेरे माइंड में था कि ये शॉर्ट ले रहे हैं तो कैसे ले रहे हैं। यहाँ इंजीनियरिंग काम आ गई। यहाँ इंजीनियरिंग मेरे काम आ गई। उधर हुआ यहाँ इंजीनियरिंग काम आ गई। तो उनका देखता मैं पूछता था, तो फिर मैं देखता कागज़ में कि वो बैठे हैं, वो कुछ लिख रहे हैं। मैंने लिख क्या रहा है, ये शॉर्ट रहा है, वो डांस कर रहा है, गा रहा है, नाच रहा है, जो भी बोल रहा है, एक्टिंग कर रहा है, डायलॉग बोल, ये ना तो इसको बोल रहा है। मैंने देखा कुछ डायलॉग लिखे होंगे किसी स्क्रिप्ट में क्या, कि डायलॉग को तो पढ़ के बताया कि ये डायलॉग होने। उनकी सबकी अपनी स्क्रिप्ट है आर्टिस्टों की, हीरो हीरोइन की, पर ये क्या लिख रहा है। हाँ, अब मैं धीरे धीरे पास चला गया तो वो अपने से करता है। फिर मैंने उनसे दोस्ती लगाई, मैंने यार ये चीज़ मेन है, मैं समझ गया ये लिख रहा है कि वो उससे बार पूछे ओके बोले हाँ ओके ये करे। तो मैंने वो असिस्टेंट डायरेक्टर था जो ये कर दिया, असिस्टेंट डायरेक्टर था, डायरेक्टर बोले हाँ ओके, बोले हाँ ओके। डायरेक्टर वो है पूछ से रहा, तो मैंने कहा ये इसका मतलब यार ये मेन है, ये मेन है, से पकड़ लो। तो मैं फिर गया तो वहाँ पूछिए, तो उनसे मिला, वो यहाँ के महाराष्ट्र भाई थे। अच्छा। वो लिख रहे थे, मैंने दादा, मैंने कहा ज़रा कुछ पूछना था आपसे। हाँ क्या है तेरे को, क्या पूछने का बता। जैसे बोलते मुंबई स्टाइल में। तो मैंने कहा कि ये क्या तुम लिख रहे हो भाई, यही है मेन। उधर जो है ना वो कबाड़ भरेला है। अच्छा। ये मेन है, उसको कह रहे हो सूट हो, ये कबाड़ भरेला है, ये मेन। तो मैंने से पूछा तो उनकी वो कैटलॉग थी पूरी। अच्छा। कि कौन शॉर्ट एनजी है, कौन ओके है। ओके। एनजी नॉट करेक्ट, मतलब वो एनजी शॉर्ट नहीं, वो लगेंगे नहीं, उसको कह रहे ये कोड़े भरेला, जो ये लिखा है ओके, यही क्लिप लगेगी, जुड़ेगी। अच्छा। ओहो, फिर मैंने कहा उसने कहा, तब उसके साथ बैठ गया। मैंने कहा एक चीज़ सीखने को मिली। पैर पूरा लगातार सीख। तो वहाँ मुझे शॉर्ट डिवीजन का पता चला कि शॉर्ट डिवीजन में फिल्म बनती है। अब आज तो ये है ना कि चल भाई नाच और गा या जो बोल, क्या बोलना चाह रहे हो बोलो। तब एक कट टू कट होता था। एक तो फुटेज बहुत महंगी होती थी, सब उसके पीछे कारण ये था कि फुटेज बहुत महंगी होती थी। जो अगर है आपके नेगेटिव आ रहा तो लाखों रुपए का है। अब तो कार्ड है, जितना मर्जी बोलो, रिटेक जितना कर लो। तो वो शॉर्ट डिवीजन बनाते थे। अच्छा। जैसे अब मैंने कहीं गाने का देखा, तो गाने का उन्होंने शॉर्ट डिवीजन बनाया कि ये इंट्रो है, इंट्रो में फ्लूट है, इतने बार की है, 8 बार की है, तो इसमें इतना शूट होगा, कैमरा इतना पेन करेगा, आर्टिस्ट इतना मूव करेगा। तो वो क्या फिर एडिट में जाता था, वो स्क्रिप्ट पूरी खट 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 जुड़े, तो उसमें जर्क जंप नहीं आता था। अच्छा। जैसे नेगेटिव जुड़ते हैं ना स्मूथली। ओहो, मैंने कहा ये है यार टेक्नोलॉजी। हम तो साल ऐसे कहते हैं ओ ऐसे एक्टिंग हो जाएगी, लेकिन नहीं। पता चला कि पहले शॉट में हीरो का हाथ इधर है, दूसरे में राइट है, तो जर्क आएगा ना, जंप आएगा, वो इसमें वो कंट्रीब्यूटिव देख रहा है, ये भी देख रहा है, तो उसके लिए शॉर्ट डिवीजन बनना शुरू हो गया। तो ये मुझे वहाँ से मालूम हो गया था। अच्छा। अब बात आई वीडियो लाइन की कैसे शुरू हुई। इसमें जब ऑडियो का दौर चल रहा था हमारा, अच्छा, धीरे धीरे उसमें डाउनफॉल आना शुरू हो गया। जैसे सीडी में आया था, होता ही एक बार बहुत अप में चला, फिर आ गया। बड़े बड़े सिंगरों की कैसेटें मार्केट से वापस लौट वापस आने लग गए। अच्छा। कंपनियों की हट हो गई। अब कंपनी क्या करे, तो नीलम कैसेट में उस टाइम पे मैं बैठा था, तो जो उनके जो ऑनर थे चौधरी जी, तो ऐसे बैठे थे, कहले बिजी यार, बड़ा वो हो गया है, सारे कैसेटें आप लोगों की जो है मार्केट से वापस आ रही हैं, हमको भी चिंता हो गई यार। मैंने कहा हम तो यार फेल हो गए। तो बोले क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कुछ बताओ, ऐसे रास्ता बताओ। मैंने ऐसी हवा में, मैंने कहा चौधरी साहब, मैंने क्या काम हो सकता। बोले क्या, मैंने कहा वीडियो बनाते हैं। अच्छा। बोले क्या करो। हाँ। उसने कहा 20 रुपए की कैसेट कोई लेने को राजी नहीं है। हाँ। और 120 या 25 रुपए की सीडी बिका करती उस समय। अच्छा, ये कब की बात बता रहे हैं? ये मैं 2002 की बात। 2002। उसमें जो सीडी आती थी एक कांच के डिब्बे में पैक हो आती थी उस टाइम, बड़ी सेफ्टी से ना। अब तो अच्छा, अब तो पत्तों में आती है सीडी। मैंने भी देखी है, पर वो प्लास्टिक वाले में देखी है। हाँ, उससे पहले कांच में आती, रैपर हो गया ना। अच्छा, उसे जेल बॉक्स कहते थे। जेल बॉक्स में पैक होकर आती थी सीडी। बोले यार इतनी महंगी, तो आप सीडी बात करो यार, क्यों ऐसे तुम वो कर रहे हो। अरे मैंने कहा कोशिश कर लेते हैं, क्या है। मैंने कहा नहीं तो कुछ भला नहीं तो। हाँ। तो उस टाइम पे तब ये डीवी कैमरा आ गए थे। अच्छा। जिसमें डीवी लगती थी, वो पीडी कैमरा वो मार्केट में आ गए थे। मैंने कहा छोटे मोटे कैमरे हैं, चल पड़ेंगे, क्या है। बोले यार खर्चा कितना आएगा। अब होता ही है कुछ नहीं, कुछ बोल के जब कुछ आना नहीं है। मैंने आना क्या है, मैंने देख लेते हैं। मैंने कहा क्या होगा।
जो भी है जाना खाना और खाने वाने कर देना, अब कलाकारी फ्री थे, हाँ। जो भी उनको थोड़ा बहुत जो भी आपने देना हो दे देना। बोले चलो, बोले जाएँ कहाँ? तो दिल्ली में ही एक पांडव नगर के सामने एक पार्क है। अच्छा। पांडव नगर में नीलम का सिटी, उसके बगल में एक पार्क है। मैंने कहा मैंने पहाड़ जाना। बोले यार पहाड़ जाएंगे तो फिर खर्चा ज़्यादा आएगा। खर्चा आएगा। तो बोले क्या? बोले यहाँ आसपास मैंने यहाँ पार्क में कर दें। बोले हो जाएगा? मैंने हाँ हो जाएगा। अच्छा। तो चलो, अब वो टेक्निक मुझे थोड़ा बहुत मुझे सीखी हुई थी, माइंड में थी। हाँ। कैमरामैन बुला दिया, आगे 12 मासा एल्बम था। हाँ। कल्पना चौहान उनकी सिंगर थी। वो एल्बम शूट किया मैंने वहाँ पे ओके। पार्क में। पहला एल्बम उसका वीडियो एल्बम। आप यकीन नहीं करो कि एक दिन में ही पूरा एल्बम शूट किया मैंने। अब ऐसे चिटिंग कर करके ये ना लगे कि हम कहीं प्लेन में शूट कर रहे हैं। अभी आप अभी भी देखो, हालांकि आप तो पहचान लेंगे लोग। हाँ, वो इतना ही एरिया था, इसी में घूमना है, इतने में घूमना है। और भावना बाकनी, तारा गुसाई, पदम गुसाई और द्वारिका नौटियाल, ये उसमें कलाकार थे 4। तो 4 ये रिपीट हो रहे थे बार बार, और ये कर के अब वो मैंने कहा चौधरी साहब करके लाके। बोले एडिटिंग, मैंने कहा बोले एडिटिंग कैसे करेंगे? मैंने मुझे आती। आपको एडिटिंग भी आती थी? एडिटिंग में, हाँ एडिटिंग मतलब टेबल में बैठा था मैं उससे पहले ना, जब जो फिल्म की बॉम्बे जब मैंने बताया, तो मैंने उनके शॉर्ट जोड़ने का मैं सिस्टम देखा था। हालांकि उस टाइम तो नेगेटिव धुलते थे, नेगेटिव में फिर कट लगते थे। डार्क रूम में एडिटिंग हुआ करती थी उस समय, मुंबई में जब हमने फिल्म की, डार्क रूम में एडिटिंग होती थी। उसमें ही उसको दादा थे हमारे, पार्थो घोष जी हमारे जो एडिटर थे बॉम्बई में, कलकत्ता के। अच्छा। उनके साथ भी मैं मुंबई में एडिटिंग में बैठा, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा। सिर्फ देख के हाँ, ये वो टेक्निकल माइंड तो था ही ना, तो कैसे इंजीनियर वाला तो कैसे जोड़ रहे क्या जोड़ना, वो मुझे माइंड में आता रहा। तो ये करके जुड़ गई। मैंने कहा देखो जी। अच्छा। तो देखो कुछ शॉट हमारे क्या हो गए थी, बर्नआउट हो गए। ओके। जब कैमरे को टेक्निक से उसने किया, जब ना कैमरे के जो लाइट वाइट बैलेंस नहीं किया, तो लाल हो गए पूरे चेहरे। अरे मैंने कहा क्या हो गया? फिर दोबारा रीशूट किया थोड़ा सा उसी एल्बम में। अच्छा। हाँ, उसने एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ा दिया होगा, ध्यान नहीं रहा होगा कई बार, क्योंकि लाइट अप डाउन हो रही थी, आउटडोर की तो दिक्कत है। तो फिर वो रीशूट करके किया, तो वो सीडी बन गई। मैं देखने में अच्छी लग रही थी, मतलब ठीक है। मतलब पहली बार ये लग रहा था कि गाने के साथ वीडियो भी चल रही साथ में। ये वाला मामला था ना। तो मैं पौड़ी आया और 10 सीढ़ियाँ लेके अपने पास आ गया। तो पौड़ी में हमारे दुकानदार चिटकारियाँ हैं, नरेंद्र चिटकारिया, पौड़ी में दुकान थे। तो उनके बाद मेरे दोस्त भी हैं। अच्छा। मैं गया चिटकारी जी, मैंने बोले हाँ यार, अब बोले यार कैसेट मत लाना यार, नहीं बिक रही है। अच्छा, वो पहले हाँ, मैं जब उस दुकान में गया ना, शायद कैसेट के बारे में बात बोली यार ना, मैंने यार मेरा सीडी ला रखी है। अच्छा। उसने कहा भाई यार तुम्हारा दिमाग सही है, 20 रुपए की कैसेट कोई खरीदूंगा राजी नहीं, तुम्हारी 150 रुपये, 150 रुपये MRP था उसमें। बोले 150 रुपये की सीडी कोई खरीदेगा? मैंने कहा 10 है, रख देना, नहीं होंगे तो वापस ले आऊँगा। अच्छा। मैंने पौड़ी आ रखा हूँ, रख देना दुकान पे। तो मई जून के टाइम की बात थी, तो उसने दुकान रख दी। उस टाइम पे हमारे जो प्रवासी लोग थे वो घर आए थे ना, गर्मी की छुट्टी में आते हैं, घूमने आते हैं। जो प्रवासी लोग थे घूमने आ गए गर्मी की छुट्टी में। सीडी प्लेयर बहुत कम लोगों के घर में हुआ करते थे, सीडी प्लेयर होते नहीं थे किसी घर में। तो जब वो बाहर के लोग आए तो उसने देखा, मैंने क्या है? बोले सीडी है। मैंने यार दे दो। उनके सीडी प्लेयर था, वो बिकी। उसका 2 दिन उसका फ़ोन आ गया। बोले बेस फ़ोन था तब, मोबाइल तो होते नहीं थे। फ़ोन आया कि बोले यार अनिल भाई कहाँ हो? मैंने घर पे। बोले यार 10 सीडी और मिल जाएंगी। अच्छा। मैंने क्यों? बोले बिक गई। अबे मैंने कहा बिक गई? हाँ। मैंने 50 मंगा दी। लो अब वो आई, फिर ये आई। अब ये फैला तो 12 मास के चारों तरफ मार्केट बन गई। कंपनी से दिल्ली में भी जो ITO है, दिल्ली ITO, तो वहाँ भी सेल बढ़ गई। कंपनी वालों को फुर्सत नहीं। ये उसका फ़ोन आया तुरंत चौधरी साहब का कि बिजी, अरे दोबारा आइए, ये तो जादू हो गया है। मैंने क्या हो गया कि डिमांड बढ़ गई है, अब और भी बनाओ। उसके बाद फिर कुमाऊँ का भी पापा रहे, कुमाऊँ की भी एल्बम बनानी शुरू की। फिर बहुत सारी, फिर मैं ठेके पे काम करने लगा। ठेके क्या, क्योंकि काम इतना हो गया था कि 10 एल्बम एक साथ शूट करनी। एक एल्बम में 8 गाने होते हैं, देख लीजिए। एक 8 गाने के लिए मैं 125 एल्बम अभी तक मैं शूट कर चुका हूँ। अच्छा। तो गानों की आप गिनती खुद ही कर लीजिए, जब एक में 8 हैं तो फिर कितने होंगे। फिर गढ़वाल और कुमाऊँ, जौन सा, फिर इस ढंग से चलते रहे। तो सर, जैसे आज के टाइम पे, जैसे आपने पूरा प्रोसेस बताया गाने को बनाने का, और आज देखो तो काफ़ी ईजी, और आपने उस टाइम भी किया था, आप आज भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि आज कितना, मतलब जो ये टेक्निक्स आई हैं, इनका फायदा तो देखो होता है, पर एक जो होता है ना कि उस टाइम के जो इमोशंस निकलते थे, या वो जो चीज़ें थी, वो
टेक्नोलॉजीज के साथ भी बरकरार हैं? हाँ देखिए, अभी क्या है कि पहले तो मैं बताऊं कि उस टाइप के कोई गाने मैंने अभी देखे नहीं, जो उस टाइम बनते जो उस टाइम हाँ, उस टाइप से जो थीम को लेके। वही मेरा सवाल हाँ, था एक्चुअली वही है ना, वो ये उसमें फिर मैं एक्टर को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि एक्टर को दोष तब मिलेगा कि उसे वैसा कैरेक्टर मिला और वो निभा ना पाए उसको, तो फिर उसमें एक्टर की कमी है। ऐसा नहीं है, आजकल सिंगर ही बहुत अच्छे आ रहे हैं, बिल्कुल बहुत सुरीले हैं, बहुत अच्छे हैं, हाँ जी। एक्टर भी। हाँ अब हमारी पुरानी सीडी आप देख लेना और जो आपके एक्टर देखता हूँ तो मतलब क्वालिटी बेस तो ये अच्छे हैं, क्वालिटी तो अच्छी है इनकी, वो नहीं। उस टाइम हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थे, करना तो यही करना है, इसी में करना है, बजट बहुत सीमित होता था। आज मैं देख रहा हूँ जो कई लोग जो हमारे जो शिष्य हैं जो अब एल्बम बना रहे हैं, उनसे पूछता हूँ भाई ये गाने कितने में, क्या कि 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक की बात करते हैं। मैंने क्या कह रहे हो यार, बोले हाँ। मैंने कहा मैं 80,000 में पूरा एल्बम करता था, पूरे 8 गाने 80,000 में, 70,000 में, ये हमारा पैकेज हुआ करता उस समय पे। तो मैंने कहा तो वो है, तो इससे भी क्वालिटी तो बनेगी। और इन बच्चों को मेरा कहना मतलब ये है कि इन बच्चों को अगर कोई अच्छा काम मिले तो ये बहुत अच्छे निभा सकते हैं। जो एक्टर हमारे नए आ रहे हैं ना, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो एक तो टेक्निक समझते हैं, सबसे बड़ी बात ये है ना। हमारे जो पुराने जो जिन थे उनको टेक्निक नहीं आती। अब कई बार जैसे मैं उनका एक शॉट ले लिया मैंने, जब मैं शूटिंग करता था उनका ले लिया, ठीक है ओके, फिर मैं उसका फिर मिड लेता है, क्लोज लेता था। कहते यार तुम क्या कर रहे हो यार, ये हमने कर तो दिया, बार बार क्यों कर रहे हो। वो समझते नहीं थे, उनकी गलती भी हाँ उन्हें गलती नहीं, क्योंकि अब आज के बच्चे समझदार हैं, वो खुद पूछते हैं हाँ क्या आपने मेरा OSS लिया, मेरा फ्रंट शॉट लिया, मेरा प्रोफाइल लिया, पूछते हैं। तो ये है ना, तो वो उसको मालूम है कि मेरे स्टैम्प पे मेरा OSS जा रहा है तो मैंने क्या रिएक्ट करना है, या मेरा प्रोफाइल जा रहा है तो मैंने क्या रिएक्ट करना है नहीं, मेरा लो शॉट से मेरा शॉट लिया जा रहा है तो मैंने क्या करना, तो उससे क्वालिटी मेंटेन करती है। और मुझे लगता है कि उस टाइम पे ऐसा होता था ना कि जो हम दिखाना चाह रहे हैं बस वो दिख जाए लोगों, बस। और अब तो ये है कि अगर एक शॉट है तो वो शॉट बहुत अच्छे तरह से लिया जाएगा और अच्छे तरह से वो एक्टिव भी करेंगे उसमें, और उसकी क्वालिटी बढ़ेगी। लाइटिंग बहुत अच्छा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि देखो शूटिंग के तो मेन जान है लाइट। अगर आपकी लाइटिंग अच्छी नहीं है तो आपकी शूटिंग किसी काम, चाहे वो डे शूट है चाहे नाइट शूट है। तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि उसमें काफ़ी इस टाइम पे क्वालिटी बेस तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो जैसे आप ये गाने डायरेक्ट कर रहे थे, आपको डांस का भी आपको शौक था ही, एक्टिंग भी आप करते थे जैसे आपने बताया, तो जब ऐसे डायरेक्ट करते थे तो कभी लगता नहीं था यार मेरे को भी करना चाहिए ऐसे? मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैं सेट पे होता था ना, तो उनको मैं डांस खुद में कोरियोग्राफर भी हूँ, क्योंकि जब डांस मेरा पहला ही रहा तो मैं डांस कोरियोग्राफी भी मैं करता हूँ, एक्ट करके भी दिखाता हूँ। मेरा कभी ये नहीं रही कभी कोई भी हमारे जो भी कलाकार थे, कभी उनको मिलेंगे तो बताएंगे तुम्हें, मैं उनको खुद एक्ट करके दिखाता था पहले कि मुझे ये चीज़ चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। अच्छा। हाँ, मुझे ये चीज़ चाहिए। कई तो बार ऐसे हो जाता था कि मुझे मजा आता था कि नहीं यार अच्छा नहीं हो रहा, कुछ गलत है। तो हमारे जो प्रोड्यूसर बैठे थे बगल में, मेरे पास आते, अब वो बिहार के थे, तो बोलते अरे अनिल जी सुनिएगा। अच्छा। मैंने हाँ चौधरी साहब क्या है, अरे तुम खुद ही काहे निकल लेते हो, इतना बढ़िया कर रहे हो, तुम क्यों उनको माथा पीछे से खामो खाम कर रहे हो, देखो दिन बड़ा जा रहा है। मैंने कहा सर ऐसे है कि अगर मैं एक्टिंग में उतर गया तो फिर मैं अपने पे ही ध्यान दूंगा, फिर मैं किसी पे ध्यान नहीं दूंगा, फिर आपके जितनी भी एल्बम हो गई बाढ़ में। हर कोई चाहेगा कि मैं अच्छा दिखूं। इसलिए मैंने कहा मैं एक्टिंग में मुझे वो नहीं है, शौक है लेकिन जाना नहीं है। दूसरा ये है कि एक्टर की एक लाइफ बॉन्डेड होती है, 4 साल 5 साल, उसके बाद फिर एक्टर फिर नए आएंगे ना। और टेक्निकल का ये होता है, ये मेरे गुरुजी ने बताया था, पार्थ घोषे ने, जो है टेक्निकल क्या होता है, को जितना बूढ़ा क्या होगा ना उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। बिल्कुल, कि इतना एक्सपीरियंस होल्डर है, इसने वो भी देखा, वो टेक्निक देखी, ये टेक्निक देखी। तो उसमें उसकी, तो मैंने कहा मुझे टेक्निक में ही रहना है, बस रहने दो, बस लॉन्ग टर्म सोचा होगा। नहीं तो फिर हीरो तो चलेगा। सर अभी आपने बताया कि कोई बिहारी थे जो आपके साथ काम कर, उन्होंने आपको ये बोला कि आप खुद क्यों निकल लेते? तो पहाड़ी एल्बम में आपके साथ पहाड़ियों के अलावा भी और काम करते हैं? ऐसा नहीं है, तो वो लोग सिर्फ ऐसे टेक्निकल चीजों के लिए ही होते होंगे एक्चुअली? जैसे टेक्निकल भी है, कई एक्टर भी थे। एक्टर भी है? हाँ, मैं एक लड़का है राजस्थान का था वो, उसने मेरे 2-3 गाने यहाँ गढ़वाली किए हैं। 2-3 जो बिहार साइड की लड़कियाँ थी, है नी, स्मिता सिन्हा, उसने भी, उनसे भी गढ़वाली गाने करवाए हमने।
अच्छा, हाँ, तो ऐसे सर क्या इन लोगों के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होता है कि एज कम्पेयर टू आप? इनको थोड़ा सा ये है कि बताने में थोड़ा दिक्कत होती है हमें। अच्छा। और आपको सही से बता दिया तो ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन देंगे आपको। अच्छा। और बहुत अच्छी टेक्निक से आपको साथ रहेंगे। इसमें अच्छा, ये अच्छा। फायदा है इनके साथ। तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर नहीं, ये गढ़वा से है इसमें तो कहीं ही। भाषा का कहीं वो नहीं है। अच्छा, आप अच्छा। किसी भी क्षेत्र का कोई हो, आपको उसको बताना चाहिए कि इसमें ये होना है, ऐसा होना, तो ऐसा। तो सर, और वीडियो एल्बम्स की भी आपकी बात चली रही है, तो प्रीतम बर्धवान जी हैं, नेगी जी हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी, उनके साथ भी आपने काम किया था। हाँ। एक गाना नौछमी ना रहना तो उसको लेके काफी विवाद भी हुआ है दुख तिरक में हाथ मत रखो। तो सर उसको लेके वही काफी विवाद हुआ था। तो क्या आपको जैसे कि आपने उस गाने को डायरेक्ट किया था, तो आपके सामने भी क्या कुछ मुश्किलें आई थी? कैसा था वहाँ उस टाइम पे एक्सपीरियंस? और देखिए, नेगी जी के पहले तो मेरा सौभाग्य है कि मैं नेगी जी के गानों को बिल्कुल। मैंने शूट करता हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये बिल्कुल सर। कि उनकी क्या कि उनका एक गाना जो है एक पूरी फिल्म होता है मेरे लिए। बिल्कुल। और जब भी उनके गाने में हम लोग शूट करने जाते हैं तो उनकी मेरे पहले टेबल वर्क होता हमारा। ऐसे नहीं होता कि मतलब गैर बात शूट कर कर- दिया। हाँ, ओके। पहले बैठेंगे गाने के साथ, क्योंकि उनके गाने का अर्थ बहुत गहरे हैं। बहुत गहरे हैं, बहुत गहरे हैं। बिल्कुल। तो उनके जो भी गाने, मतलब सीडी का जमाना बताऊं तो नेगी जी की सारी सीडियां मैंने ही शूट की हुई। ओके। हाँ, नेगी जी की। और प्रीतम बर्दवान जी की 7-8 उनकी भी की हुई अच्छा। है नहीं। तो मतलब उनसे हमारा पहले एक बार बैठ के टेबल वर्क होता था कि ये गाना है, इस गाने में क्या, इसकी थीम क्या है, किस लोकेशन में शूट होना है, अच्छा। कौन कैरेक्टर होंगे, हाँ। और एक्टिविटी, एक गाने में एक्टिविटीज क्या होंगी। ये नहीं कि सेट पे चला गया वहीं पे सोच रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ। हर एक रिटर्न वर्क प्लान होता है, करके। रिटर्न वर्क करके। अब म्यूजिक है तो म्यूजिक में ये ही होना है जो हमने बोला है, इससे अलाउ नहीं होगा। चाहे ना मिले तो बाद में शूट होगा। अच्छा। कई गानों के ऐसे हुए कि रिशूट भी करने पड़े मुझे। मतलब पर जो सोचा है जो वही सोचा वो करना है। आना चाहिए गाने, क्योंकि वो गाने, वो नेगी जी कहना था कि अनिल ऐसे कि मेरे गाने की आत्मा खत्म नहीं होनी बिल्कुल, चाहिए। बहुत सोच के उन्होंने वो हाँ, लिखा बहुत है। देखे हैं हाँ। कि मैं एक एक गाने को अपने बेटे बड़ा प्यार करता हूँ। तो मेरे लिए बड़ा चैलेंज था ना फिर, जो इतनी बात उन्होंने कही तो मैं कैसे करता कि उसके बाद में अन्याय कर दूं। कहीं ना कहीं यही कारण है यही कि कारण, नेगी दा के गीत आज अभी तक सब। भी हाँ। है नहीं, कालजयी बिल्कुल। रचनाकारी और हमेशा रहेंगे वो हमेशा गाने। रहेंगे वो तो खैर। और तो ये बड़ी डिस्कस हुआ करती है हर एक गानों में। कई गाने ऐसे हैं कि जिनको वीडियो बनने के बाद लोगों के समझ में आया कि वास्तव में इस गाने का अर्थ अब ये था, भाई हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। हाँ। कई गाने नेगी जी कैसे हैं तो उसमें कई गानों का अर्थ जो है बिल्कुल गहरा होता है, गहरा कुछ और था। सोचना पड़ता जैसे एक गाना था उनका, मैं वहीं उसमें गोपेश्वर में शूट कर रहा था उसमें उन गाने को। अच्छा। उसमें ये तुम नाच चौकरोता में, वो चोपता में। चोपता। तो दोपहरा का बटोई छैलो बैठ जा घड़े गिरे, तिसऊ प्राण लेगी 30 कब तले ले छैलो बैठ जा घड़े के। अब आम जन से बोलेगा कि मतलब कोई दोपहर हो रही है, कोई बटोई जा रहा है। अच्छा। कोई बटोई जा रहा है, उसके लिए कोई कह रहा है कि यार तो 2 मिनट बैठ जा पेड़ की छाया में। तीसरा मतलब प्यासा रखे कब तक रहेगा, तो यहाँ छाया देर को इसका आनंद ले, छाया का आनंद ले। बस यही है। जबकि उसका मतलब ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुछ भी नहीं है। आपने अगर वो एल्बम देखी होगी, कभी देखना आपको मौका मिलेगा, तो वो जवानी की दोपहर से वो गाना है। मतलब अच्छा। उसकी बीवी नई विवाहता, नई शादी हाँ। हुई है, उसकी बीवी उससे कह रही है, अच्छा। ये दोपहर का बटोई, मतलब मेरी जवानी की दोपहर का बटोई है तू। अच्छा। किसी पुराना लेखती उसका वो कुछ दिन मेरे पास रह जा। हाँ, उसका, क्योंकि उसका ये है, वही चाहता है कि मेरी शादी कोई बाहर की रहने वाली लड़की से हो। अच्छा। ऐसी मतलब उसको सपना था। गांव वाले उसकी शादी जबरदस्ती गांव से कर लेते हैं कि भाई कि अभी उस टाइम पे खेती का काम हुआ करता था ना, इसलिए वो चाहते थे कि घर गांव से ही मिले, क्यों जो खेती संभाल सके। अब उसकी इच्छा थी वो दिल्ली बॉम्बे कहीं रहता होगा, उसकी इच्छा ये थी कि उस वहाँ की लड़कियों से हो, जरा मैं भी जरा अपडेट हूँ, अपग्रेड करूँ। तो वो उससे ज़्यादा रूखापन से, रूढ़पन से साथ रहता था। उसके शादी की बात कर, ठीक है शादी होगी ना तो घर पर मैं जा रहा हूँ। तो वो कह रही है उसे कि दुफरा का बटोई छैलो बैठ जा खड़े, किसो को प्राण लेती इसका उतारे। मतलब मैं समझता तू तेरी जवानी है, तो बोले तुझे मुझसे प्यार करने की उम्र है तेरी, लेकिन तू कब तक प्यासा रहेगा, दूर कब तक रहेगा मुझसे। भैरी भैरो रूप हेरी छारो नहीं खड़ो दिन, तूने खाली मेरा रूप देखा लेकिन मेरा तेरा दिल नहीं देखा, मैं तो कितने प्यार करती हूँ।
हाँ, सुलगुणों भीतरी छारू नहीं खरोलती है, जैसे आग होती है ना, आग ढकी होती है राख से, राख। मैं अंदर इधर जलती रहती हूँ, मैंने कभी राख को हिला के नहीं देखा मुझे, अच्छा, इतना गहरा था इसका, गहरा, बिल्कुल बहुत गहरा। और लास्ट में तो मेरे आंसू निकल गए। मैंने ये कई गाने ऐसे हैं कि मैं सेट पे एक्टिंग बताते मैं रो पड़ता था, मैं खुद कई इस गाने बार को मैं से रो सुन जाता के- था मैं कि एक बार भाभी जी नेगी की मिसेज हैं उषा नेगी जी, वो ड्रेस मेरे साथ जब शूटिंग में ड्रेस सारा वही देखती थी, ओके, ड्रेस ओके, का हाँ, जा सारा, तो वो कहने लगी अनिल क्या हो गया, मैंने भाभी जी मेरे आंसू रुक गए, सर कैमरा वाले कह रहे सर क्या हो गया, मैंने कहा मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। कई बार मैं उनके गाने सुना मैं अभी भी भावुक हो जाता हूँ। तो उसमें लास्ट जो लाइन है कि मतलब वो से ये कह रही है कि वो जो जिसकी तू चाहता है कि वो मेरी प्रेमिका है या उससे मैं शादी करना चाहता हूँ, चाहे उसके अगल बगल में कोई रहती हो देश में विलेज में, कि हाँ, छह नहीं मिलल कखी, सुनो लाइन को सुनो, छह नहीं मिलल कखी बॉडी की एजय में हूँ, अगर तुझे उसने ठुकरा भी दिया लेकिन तभी मैं तेरा इंतजार करती रहूंगी, मैं तो ये करूँ जहाँ पर है नहीं, चोली किसी बाने रखी हाथ नहीं पसारे के, ये शब्द देखो ना, ये चोली जो हमारी जो चोली जो पक्षी होती है, हाँ, वो सिर्फ बारिश का ही पानी पीती है, हाँ, नीचे का पानी नहीं उठाती है, हाँ, मैं चोली किसी बाने रखी मतलब चोली की वजह से वो रखना, वो हाथ उसके आगे मतलब अगर वो तेरा प्यार को स्वीकार नहीं करे तो गिरना मत उसके पाँव कि मुझे स्वीकार कर ले उसको, चोली किसी बाने रखी हाथ नहीं पसारे के। तो ये देखो ना, अगर इनको जब लिखते हुए तो बहुत लोगों को समझना बहुत टफ वाली बात होती है ना। नहीं, आपने अभी समझाया, मैं खुद थोड़ा ऐसा भावुक सी हो गई। तो ये है, वो कह रही मतलब उसको इतना देखो ना, उसको कितना उसका हमारे पहाड़ की ये नारी का वो है ये, हाँ, उनका जीवटपन है उनका, उसके लिए पति सब कुछ है, उसने बोला ठीक है तू जाना चाह रहा जा, हाँ, तू उसे जाना लेकिन जा, लेकिन उसके आगे मतलब घुटने में टेकना, कहते प्यार नहीं की, अरे मैं तेरे अगर तू ये दिखाड़ देगी मैं तब भी तेरे लिए यहाँ हूँ, ऐसा समझना, ये बड़ी बात है। ऐसे तो सर ये नौछा मेरा रेणा वाले हाँ, सवाल तो ये हमें उधर से क्वेश्चन इधर आ गया, सॉरी नहीं क्योंकि उनके अब जब नेगी जी गाने में बात चलती है तो बहुत सारे किस्से हैं, बहुत मतलब मैंने लगता है आपको कि हफ्ता भी कम पड़ जाएगा इंटरव्यू लेने में, इतने किस्से हैं नेगी जी के साथ के गानों के बहुत सारे। अब नौ चुनाव की बात हुई तो नौ चुनाव जब गाना आया मार्केट में तो मार्केट गाना तो वैसे ही पहले तहलका मचा चुका था, यानी अब शूट की बात आई तो नेगी जी ने बोला हाँ भाई अनिल घर पे आना, बात करनी है शूटिंग की। मैंने कहा ठीक है चले गए, तो बात हुई तो बोले कुछ बना के लाना, क्या हो सकता है, मैं अपना चार्ट बना के ले, क्योंकि एक दिन मैं पौड़ी से देहरादून आ रहा था। अच्छा, अब देखो ना हमें कैसे थॉट मिलते हैं कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, तो उस गाड़ी में कैसेट चल रही थी नौच मंडाने की। अच्छा, मैं बैठा हुआ था चुपचाप, अब लोगों को अननोन पर्सन था, उनके लोग का कौन है ठीक है, लोग कह रहे अरे यार नेगी जी ने क्या गाना लिखा, और ये तो बिल्कुल डिट्टो सही बात लिखी है, अरे ये तो फलां पे है गाना। अब मैं चुप सुनता रहा, मैंने कहा हाँ, तो मुझे उनके रिव्यू मिलते रहे मुझे कि ये क्या चाह रहे हैं, और यार गजब यार ये तो ऐसे बोली। अब वो बात मैंने लिख के नोट करके मैं कागज में पूरा सब चिट्ठा बना के ले गया कि ये होना करके ना, मैंने वैसे भी होना है। अब चल ये रहा था कि विवाद की उसमें हम लोग गाना छाई उस समय। अब नेगी जी ये चाह रहे थे कि इस गाने को हमें शूट करें, एक मंडाण लगाएं, अच्छा, ढोल मंडाण लगाएं, और मंडाण तक कोई नाच रहे हैं जो गांव में मंडाण लगता है, और कृष्ण पे नारायण भगवान है, हाँ, कृष्ण का कैरेक्टर बना के उसको पूरा दर्शाएंगे शूट कर देंगे। मैंने कहा भाई ये तो क्या कर रहे हो आप, बोले नहीं तो कोई बात नहीं हुई, वैसे भी बात चल रहा है, मैंने वैसे ये हो रहा है, मैंने कहा लिए, बोले नहीं यार, वो कह रहे यार तुम उसको क्यों पॉलिटिक्स में क्यों ले आना चाह रहे हो, मैंने लिखा ही वो उस हिसाब से, बोले नहीं मैंने तो पॉलिटिक्स में नहीं लिखा हुआ। अच्छा, हाँ, बोले नहीं, तो फिर डिस्कस होता रहा, काफी डिस्कस हुआ। मैंने कहा भाई ऐसे है, पब्लिक ये चाह रही है, आपने चाहे जिस भी सेंस से लिखा है, बोले वो तो पब्लिक मोड़ रही है, अच्छा है नहीं, लेकिन हमने नहीं लिखा। उसका फिर काफी उनको फिर 2-3 दिन तक ये गहमे चलते रही, वो नहीं चाह रहे थे ऐसे हो, मैं चाह रहा था ऐसे हो अच्छा, करके भाभी जी भी चाह रही थी, उनकी मिसेज चाह रही थी हाँ कि नहीं नेगी जी अनिल सही कर रहे हैं, अच्छा वो आपकी तरफ, वो मेरी तरफ तो मुझे वहाँ सपोर्ट मिल गया ना, कि मैंने कहा चलो अब मैं अपने डिसीजन पर रहूंगा।
तो बाद में बोला, फिर उन्होंने बोला चल देख ले वाल यार, पर देख भाई कोई वर्गल नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं। मैंने कहा भाई साहब आप देख लीजिएगा, आप एडिटिंग में चलना, मैंने आप शूटिंग पे चलना, आपको ही लगेगा तो चलना। बोले खर्चा कितना होगा? मैंने कहा मैं वो देख लेंगे कंपनी से। मैंने कंपनी से फ़ोन किया, मैंने भाई देख बात सुनो, गाना ऐसे होना है, मैंने खर्चा तो जितना आएगा तुम्हें देना पड़ेगा। तो कंपनी वालों को मैंने अपने पक्ष में रख लिया। अच्छा। तो कंपनी रामा कैसेट से वो निकली थी, तो अब हो गई, अब करेक्टर की ढूंढ शुरू हो गई। अब करेक्टर चाहिए कि भाई जो नौ छुनाने का जो करेक्टर कर सके। तो मैं चंबाई शूटिंग कर रहा था, तो रास्ते में मुझे वो भी सडनली वो उनका नाम भी डी तिवारी है, डी तिवारी, वो मिल गए। मैंने कहा यार, मैंने को बोला, मैंने सुनिए, बोला हाँ वो चंबा के रहने वाले हैं, आप तो मर गए बेचारे। तो मैंने कहा आपका नाम डी तिवारी। अभी मैंने कहा ये, मैंने कहा आपको यार एक अगर काम दें कुछ कर देंगे? उसने कहा यार क्या बात कर रहे हो, नेगी जी के एल्बम में काम करना। अब ये करेक्टर तो मिल गया। मैंने वहाँ से तुरंत फ़ोन भाभी जी को, मैंने क्योंकि नेगी जी को भी नहीं किया फोन, सीधे भाभी जी को, क्योंकि नेगी जी कह रहे थे कि भाई तुम जल्दी करो, नहीं तो फिर अब करेक्टर नहीं मिल रहे थे। मैंने कहा यार तो फंस गए, इनको तो हमने बोल दिया। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने भाभी जी फोन, भाभी जी मैं आपको आऊँ? बोले पौड़ी। मैंने कहा तुरंत से, मैंने कहा अचकन चलाने चले जाओ देहरादून। बोले क्या? मैंने करेक्टर मिल गया मुझे, हमें मेन करेक्टर नहीं मिल रहा था, बाकी तो मिल गए थे। मेन करेक्टर की तलाश थी कि जो लगे। फिर उनको अचकन सिलाई यहीं पलटन बाजार में, अल्टन सिला दिया। अब दूसरी दिक्कत हो गई, सूट कहाँ पे करें? अच्छा। क्योंकि दिक्कत मुझे था चल के, मैंने कहा शूट करेंगे तो हमारे प्रेस के बंधु आएंगे, मीडिया वाले आएंगे, तो बात फैलेगी। फिर मैंने हो सकता कि और अरेस्टिंग वाले 9 दिन। अच्छा, इतना भी सोच लिया था, सारा प्लान बना गया। पर फिर मैंने कहा क्या करें। तो मैं देहरादून आ गया वहाँ से, क्योंकि अब वहाँ तो ऐसे बैंगलोर कोई मिल नहीं सकता था जो थोड़ा हमसे VIP जैसा कुछ लगे। तो मैं 2-3 होटल है, मैं नाम नहीं लूँगा, उन होटलों में गया। अच्छा। जो उस टाइप के थे। तो मैंने कहा मैं अनिल विष्णु, हाँ रे बिजी आए। तो मैंने बोला मैंने तो शूट करना। हाँ क्यों नहीं, शूट करिए आप करिए, लेकिन मैंने को बताना जरूरी। मैंने कहा इसमें थोड़ा ये है कि थोड़ा टेक्निकल इशू ये है कि ये थोड़ा पॉलिटिकल बेस है। अरे भाई साहब हमारी दुकानदारी बंद करोगे? नहीं प्लीज बिजी। अच्छा, मना कर दिया। पहले तैयार हो रहे हैं, जैसे मैं बोलो ये है बंद, ये एक चैलेंज भी रहा होगा। तो मैंने कहा यार अब फंसे। मैंने कहा भाई अब तो मैंने कैरेक्टर सारे मिले, कपड़े सारे सिलवा दिए। मैंने कहा अनिल विष्णु अब तेरी पिटाई होती है कि बहुत बड़ा डायरेक्टर बना फिरता है, गाना शूट नहीं किया। तो घूमते घूमते एक यहाँ पे काउंडी रोड के पास, अच्छा, वहाँ एक बेंगलोर हमारी एक एक्टर है वैशाली, उसने बताया कि सर, उसको मालूम था कि सर परेशान हो रहे हैं आजकल। मैंने कहा वैशाली, मैंने कहा यार एक ऐसी बात। बोले सर यहाँ पे एक बेंगलोर है, कोई राजस्थान के हैं। अच्छा। बोले वहाँ चलते हैं, क्या होता वहाँ हो जाए। मैंने ठीक है वहाँ चले गए सर, राजस्थान के अंदर गए। तो बैठे, उनको बड़ा राजस्थान बैठे, उनका हुक्का गुड़गुड़ा रखा, दोनों भाई बैठे हुए करके खटिया में। मैंने जी नमस्कार। हाँ जी पधारो जी पधारो। बैठे, हाँ जी कहाँ से? मैंने कहा तो मतलब वैशाली ने परिचय कराया कि हमारे यहाँ की ये है। अब उनको क्या मालूम राजस्थान के, तो उनको अनिल विष्णु क्या मतलब। हाँ गढ़वाली। अच्छा शूटिंग करते हो तमी? मैंने हाँ जी शूटिंग करते हैं। ठीक है मैंने कहा आपका बंगला बहुत अच्छा लगा, आप थोड़ा यहाँ शूट करना चाह रहे हैं? हाँ करो। ये फायदा हो गया कि उन्हें पता नहीं होगा ना। नहीं, वो हमने डार्क में रखा। अच्छा। हाँ वो वैशाली कह रही थी मुझसे, वैशाली कह रही सर बोलो उसकी क्यों करो हर जगह, आप मत बोलो। मैंने कहा देखिए यार ऐसे नहीं, उसका कल मैंने कहा मार्केट में आनी है, तो मैंने कहा ये तो धोखेबाजी होगी ना। तो मैंने बोला सर ऐसे ये है मामला है, थोड़ा इसमें पॉलिटिकल इशू है। बोले क्या इशू है? मैंने कहा थोड़ा ये कैसे कि 1-2 पॉलिटिकल करेक्टर है हमारे, करेंगे। अरे करो यार तुम्हें क्या दिक्कत है। अच्छा। उसने कहा ये मेरा भाई ये BJP में है, मैं कांग्रेस में हूँ, जब इसकी सरकार आती है मुझे खिलाता है, जब मेरी सरकार आती है मुझे खिलाता है। हाँ। इससे मुझे एक नया चेहरा पता चला ना। हाँ, कि ऐसा भी होता है। और हमारे गांव में लोग थे वो फलां पार्टी वाला और उसके बात नहीं करनी, ये नहीं करनी, वो दोनों बात हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। मैंने यार ये इनसे सीखो यार, वास्तव में हम लोग तो आपस ही वो करें, उन्हें करो। अब हो गए। मैंने कहा चलो यार ये मिल जाएगा। अब बात आई कि शूट किस दिन किया जाए। अच्छा। हाँ क्योंकि आप लोग मीडिया से हो, क्योंकि मीडिया देख के डर लगता है ना हमको, कई बार ऐसी बातें उगलवा देते मुँह से कि मार खाने की नौबत आई थी सड़क में। नहीं। तो मैंने कहा यार ऐसे करें, क्या करें कि किस दिन शूट किया जाए कि जब मीडिया से और सरकार के उससे बचें हम, सरकार का भी तंत्र जो है हमारे पास ना रहे। तो अचानक अब जो होता जो है ना, जो एक प्लानिंग होता है ऊपर वाला करता, हम तो कुछ नहीं करते, ऊपर वाला की थी।
अचानक 4 दिन बाद होली थी। ओके। ओ मैंने कहा ये दिन सही है भाई, बाहर रंग चलता रहेगा, हम अपना काम अंदर कर सूट रहे चलता हैं। रहेगा। तो उस दिन होली से एक दिन पहले हम यहाँ आ गए, सारे कैरेक्टर यहाँ बुला दिए। मैंने आओ भाई, बोले सर उस दिन होली, यार मैंने यहाँ होली है क्या वो है, मैंने उसी दिन ही काम होना। सारे कैरेक्टर बुला के अब सुबह हम 6 बजे सीधे उसके घर के अंदर चले गए, गेट बंद कर दिया, बाहर रंग चल रहा है, सारा शहर सुनसान, देहरादून पूरा सुनसान। हमारी पूरी रात को पूरी तैयारी की, सूट करके डर के साथ हुआ है पूरे काम। हाँ पूरा अंदर ही पैक करके, पूरा किसी को मालूम नहीं कब हुआ क्या हुआ करके, सीधे 6 बजे यहाँ से सीधे सूट पैकअप किया और दिल्ली निकल गया एडिटिंग में। एडिटिंग दिल्ली होती है। अच्छा। एडिटिंग किया, रातों रात एडिटिंग कर आके गाना बाहर। अब बाकी तो आप लोगों ने के पास आ गया। तो मतलब बहुत बहुत चैलेंज वाला रहा, चैलेंज ही रहा है ये चीज। बहुत ज्यादा। उसके बाद गजेंद्र राणा जी का एक गाना आया, हाँ है ना, गाना था नरुमा नारायणा। नरुमा उसमें आपको एक कैरेक्टर बनाया गया था। हाँ। तो उसके बाद क्या बवाल हुआ, क्या आपका रिएक्शन था, कैसे नहीं आपने वो तो बहुत अच्छी बात है। अरे किसी पे फिल्म बननी है, आपने कहानी बननी तो बहुत खुशी की बात है। मैं देखो 4-5 और बननी चाहिए भाई। अच्छा। मतलब देखो जी, ये आपकी काबिलियत दर्शाता है, इसको आप नेगेटिव ना ले। अच्छा। अगर बाय द मुझ पे कोई फिल्म बन रही है, आजकल तो आप देख रहे हो कि सारी जो फिल्में हैं आर्मी से लेकर यहाँ से लेकर उन पे कैरेक्टर पूरी पे बन रहे हैं, तो मैं तो खुशनसीब हूँ मुझ पे। और आर्टिस्ट को तो कहते ही हैं कि कुछ वो भी आपको सब कुछ करना। तो सर उसके बाद जब ये सब पॉलिटिक्स वाला किस्सा चल रहा था इन चीज़ों में, तो लोग क्या कुछ आके आपको सजेशंस देते थे कि यार सही किया या नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था? हाँ देखो, समाज में तो दोनों टाइप के लोग होते हैं ना। बट जो उस पार्टी के थे उन्होंने फिर हमारे पुतले भी जलाए। हाँ, पुतले भी जलाए हैं। उसके बाद फिर दूसरा गाना भी गाया फिर नेगी जी ने, उसके भी शूट मैंने किया। नेगी दाया ना गीत ना लगा, आप जब आप गानों के थ्रू दे रहे थे। हाँ, नौ नारायण ने गाने थे, गाने का तो उस गाने के बाद गाने सीखी हमने। उन्होंने कई जगह पुतले जलाए। हमारे 2 साल तक हमें प्रोग्राम मिलने बंद हो गए। 2 साल तक हमें कोई सरकारी कोई प्रोग्राम नहीं मिले। ओके। यानी फरमान जारी हो गया। हाँ। तो सर आपको पहले से पता था कि ये सब चीजें हो सकती हैं? हाँ देखो जी, जब भी आप, लेकिन हम लोग ऑथेंटिक कर रहे थे। जो भी थे सारे नेगी जी के पास पूरे जो बातें थी, मतलब ऐसी नहीं थी अपने से बना के ऐसे नहीं, वो सारी ऑथेंटिक है। मैं मेरा ये जवाब भी है जो ऐसा करते हैं उनको बोले कि आपने ऑथेंटिक करो, आपको इसमें चैलेंज क्या है भाई? हमने जो अखबारों में आ रहा, छप रहा है, न्यूज में आ रहा है, वही तो बात बोल रहे हैं। बिल्कुल भाई, हमने बोला तो गलत और न्यूज अखबार में आए तो वो सही क्या? तो ये वही बात थी हमारी नौशन। तो सर जब आप निर्देशन कर रहे थे तो काफी जो कलाकार हैं वो उपजे, उन्हीं में से एक नाम आता है अतुल भट्ट का, अतुल शाह। तो सर उन्होंने काफी गीतों में काम किया, लेकिन अब वो कहीं नजर नहीं आते। तो हाँ, अब वो सरकारी जॉब में आ गए हैं। अच्छा। तो इसलिए वो समय नहीं दे पा रहे, और वो अकाउंट की उसमें है, जॉब में है, ट्रेजरी में है। ओके। तो वहाँ थोड़ा आदमी को समय कम मिल जाएगा। अब मेरा तो, मैं थैंक्स करता हूँ भगवान का कि मुझे नौकरी भी म्यूजिक में दी हुई, अपने फील्ड में दी हुई। मुझे तो बहुत अच्छा, मैं ऊपर वाले का, अपने भूमिया देव कनौर ठाकुर जी का, अपने पितृदेवताओं का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे उस फील्ड में। बाय द वे मैं भी कहीं होता PWD चलने का में नहीं होता ना, तो इसमें ये। और एक और कलाकार है भावना भाकुनी जी, वो भी कहीं अब इस गाने में। हाँ, वो टीचिंग में आ गई हैं। वो टीचिंग करती हैं, दिल्ली में है। और ये बहुत अच्छे एक्टर थे उस टाइम के। भावना हो गई, अतुल शाह हो गई, तारा गोसाई हो गई, संजीता कुकरेती हो गई, रचिता कुकरेती हो गई जी। सर जैसे अभी आपने नाम लिए, तो एक और गायिका हैं जिन्हें कहते हैं, आपने ही लॉन्च किया है, शशि जोशी। हाँ जी। तो उनके साथ भी आपने बहुत बड़ा, उसको बेचारी साथ बड़ा हाँ जी घटना घटी। तो सर उनके बारे में जब आपको पता चला तो कैसे आपके सामने खबरें सामने आई? देखो जी, उनके सहारनपुर में रहती थी स्टार्टिंग में जी। तो सहारनपुर से ही मैं पहली बार उनको लेके आया था, क्योंकि सहारनपुर एक शो में गया था, तो वहाँ उनसे मुलाकात हुई थी। उन्हें लॉन्च में नहीं गया था। तो उसके बाद वो बहुत अच्छा गाए थे। ऑर्केस्ट्रा में गाती थी वहाँ सहारनपुर में। तो मैं गया था किसी मैरिज फंक्शन में अपनी रिश्तेदारी में, तो वहाँ वो गा रही थी। तो मुझे लगा यार ये लड़की है। मैंने कहा शशि जोशी। मैंने पूछा, बोले कहाँ से? बोले मैं पहाड़ गढ़वाल से हूँ। मैंने कहा तुम गढ़वाली क्यों नहीं गाती हो? बोले सर अभी ऐसे मौका नहीं मिला। मैंने मौका मिले तो गा सकती हूँ। बोले हाँ। फिर मैंने 1-2 पहले प्रोग्राम में बुलाया। मैंने कहा पहले प्रोग्राम से तुम समझ लो कि हमारा पैटर्न क्या है।
स्टेज शो में आए, उसके बाद फिर बुलाए, फिर नेगी जी के शो में बुलाया। नेगी जी ने बोला हाँ अच्छा गा रही है, फिर नेगी जी के साथ भी गाया उसने। ओके। हाँ, और उस गाने की शूटिंग भी मैंने की है। लेकिन फिर वो दिल्ली इस्टेब्लिश हो गई, दिल्ली फिर वो, क्योंकि उसका हिंदी का पहले से शौक था ना, हाँ। अब वो हिंदी भोजपुरी में गाने लग गई। तो वहाँ से फिर उसको जो लोग मिले वो फिर कंफ्यूज करने वाले, आदमी को करने वाले ऐसे लोग मिल गए। मैंने बीच में उसको उस टाइम पे बोला भी था, मैंने कहा गढ़वाली तुमने छोड़ दिया है, तुम बोले मेरी हिंदी लाइन है, हिंदी में है, तो ये हो गया। फिर ये घटना हुई, इसको बेचारी का अभी तक पता भी नहीं है कि कहाँ है, क्या है, थोड़ी दुखद जी। मैं कहीं खबर पढ़ रही थी मिसिंग वाली गाने। फिर हम लोगों ने फिर दिल्ली में ये राष्ट्रपति भवन के लिए भी हम जब उस टाइम पे गए थे, वहाँ भी हमने वो की थी कि भाई कम से कम उसकी बॉडी तो अगर वो जिंदा हमें दिलाओ, अगर वो बची है तो बताओ, मर गई है तो बॉडी तो बताओ। लेकिन फिर वही ढाके थे जैसे खोजने की कोशिश की है आपने भी? हाँ, कोशिश सबने की। हमने पूरा गढ़वाल के हमारे बारात मंडल के लोग, दिल्ली के सारे लोग सब गए, हम लोग एक ज्ञापन लेके। तो ये है, काफी सुरीला गाती थी, बहुत अच्छे गाती थी। तो सर आपके कोई अगर उनके साथ आपका गाने हैं आपके उनके साथ, तो हम चाहेंगे एक गाना आप गुनगुनाएं। हाँ, एक गाना उसमें साथ गाया था। मैं कई गाने गाए थे, लेकिन एक गाना बाजी मुरुली नागिनी थोला तू स्याली, आई जे थोला तू स्याली, आई जे थोलले घर मानी रे माँ जी मेरी मैं भीना, आऊँ ले भोला मैं भीना, आऊँ ले भोला ले बाजी मुरुली नागिनी थोला तू स्याली, आई जे थोला तू स्याली, आई जे थोला। लोण बिटवन मैन जांदिरी लागोण, लोण बिटवन मैन जांदिरी लागोण, माँ जी की अधूरे जान रूसई, पकौन पकौन ले घर मानी रे माँ जी मेरी मैं भीना, आऊँ ले भोला मैं भीना, आऊँ ले भोला ले बाजी मुरुली नागिनी थोला तू स्याली, आई जे थोला तू स्याली, आई जे थोला। एक गाना उन्होंने साथ गाया था। तो उनके साथ काम करने का याद आती है, अच्छी, वही मेमोरी है। तो सर अब इंटरव्यू को खत्म करते हैं, बट उससे पहले एक और मेरा सवाल है कि अभी तक आप जैसे लोक गाने गाए, आपने लोक गीतों में आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि थोड़ा मतलब बेस बनाया है, जैसे अगर डीजे कोई गाना गाने का आपका कभी सोचा आपने? ऐसा मैं समझता हूँ कि डीजे के लिए कोई स्पेशल गाना बनता है, पहली बात तो ये है। ओके। क्योंकि जैसे कई लोग बोलते हैं कि डीजे वाला गाना होना चाहिए, डीजे, ऐसा नहीं। डीजे में कोई स्पेशल गाना नहीं बजता, जो पब्लिक की पसंद पे आ जाए। अच्छा। अब एक गाना है जब तेरे मुझे गाड़ बोगी के ले खा ले तमाशा, है ना, वो डीजे के लिए तो बनाना गाना, लेकिन लोग डीजे में सुनते हैं। बिल्कुल। क्योंकि उसका तो मछली नदी बह गया, तुम नाच रहे हो। एक गाना और था नेगी जी का, सुमा ही नहीं होना सुमा डांडा न जा। अच्छा। उसको बाघ ने मार दिया, लेकिन तुम डीजे में नाच रहे हो। तो मेरे मानना ये है कि गाना ये है कि अच्छा होना चाहिए। अच्छा। हाँ, डीजे की हमें लोग बीट से समझते हैं कि बीट से मतलब, लेकिन अब जो सारे गाने ये तो अगर डीजे के लिए ही बनते गाने, तो जितने भी गाने बजते सारे डीजे में हिट होने चाहिए थे ना। बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ ये है कि मेरा जैसे डांसिंग फील्ड से मैं हूँ, तो मेरा ये शुरू से ये रहा है, चाहे पावा बाजार हो, चाहे वो सुनीता हो, चाहे वो ये कांची वाला हो, चाहे जो भी मैंने गाने गाए, चाहे वो चैते की चैतवाली हो, तो वो नाचने के हिसाब से बनाता हूँ मैं। बाकी पब्लिक को वो उसे किस तरीके से लेते हैं, वो पब्लिक भी डिपेंड है। एक अब आप तो डीजे में भजन डीजे में चल रहे हैं। बिल्कुल। अब मेरे एक भजन है तो हनुमान जी का, तो वो तो डीजे में सुबह भजन बजता है, भजन में लोग नाच रहे हैं। अब उसको मैं डीजे सॉन्ग तो नहीं बोल सकता था ना, वो तो भजन है नहीं। वो देणु भेजा हनुमंत बलवीरा। अच्छा। देणु भेजा देणु हनुमंत। इस पे गाना भी है, एक जागर टाइप शायद ना, डीजे पे बजता है शादी शुदियों में। तो ये भजन है, ये भजन है मैंने जगा रखा है। तो ये डीजे। ओके सर, 1887 से लेके आज 1987 से लेके 1987 से लेके 2000 आज 25 हो गया है। इतने साल आपकी ये जर्नी में
कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको बड़ा मज़ेदार लगा हो, जो आप शेयर करना चाहते हो हमारे साथ, किसी भी चीज़ से लेके, आपके गायन के टाइम पे हो या आपके डायरेक्शन के टाइम पे हो, बहुत सारे किस्से फनी हो चाहे बहुत सारे किस्से हैं। लेकिन जो आपका पर्सनल फेवरेट जो आपको लगता है कि नहीं ये कभी नहीं भूल पाऊंगा। एक किस्सा, कई किस्से तो कई हैं। हाँ। एक किस्सा बता रहा हूँ आपको मैं। ये मेरे ख्याल से 92 91-92 की बात है। ओके, हाँ ये। तो हम लोग प्रोग्राम से आ रहे थे सहारनपुर से। ओके। नेगी जी का प्रोग्राम था। उस टाइम पे इतनी सुविधाएं नहीं होती थी जैसे अब, हाँ गाड़ी घोड़े नहीं होते थे। जो बसें होती, बसों से आना जाना हुआ करता था। तो हम सहारनपुर से वापस प्रोग्राम करके घर आ रहे थे। ओके। ठीक है, तो श्रीनगर से पौड़ी, श्रीनगर तक तो हमारी बस थी। श्रीनगर हम पहुंच गए। अब वहाँ से पौड़ी आना था, शाम को हमारी 5 बज गई। अब शाम को बसें मिलती नहीं पौड़ी की। टैक्सी आजकल तो टैक्सी तो उस टाइम तो थी नहीं, टैक्सी दूर की बात नहीं, टैक्सी नहीं। तो बस नहीं मिलती थी। अब नेगी जी थे, मैं था, जुयाल जी थे, घन्ना भाई थे, घन्ना भाई, और उनके भाई थे, अर्जुन नेगी थे। मतलब हम लोग 7-8 लोग थे जो हम पौड़ी आना था। अब क्या करें? मैंने कहा भाई साहब गाड़ी तो मिलेगी नहीं। नेगी जी बोले आते ऐसे धर्मशाला है, वहाँ रुक जाते हैं, सुबह चलेंगे धर्मशाला में। बोले ठीक है, तो चले गए हम कोई धर्मशाला देखने के लिए। इतने में क्या होगा, एक ट्रक आ गया, रेत का ट्रक। तो श्रीनगर से रेत जाती थी पौड़ी। ओके। वो ट्रक क्या करते हैं कि दिन भर लोड किया, हाँ। और यहाँ से भी ट्रक रेत का उधर चला गया। तो मैंने देखा, मैंने ध्यान दिया, मैंने भाई साहब बात सुना, मैंने ट्रक है, रेत का ट्रक चल सकते हैं क्या? हाँ बोले यार ठीक है, यहाँ रुकना चाहिए, घर पहुँच जाएंगे अपने। ठीक है, मैं गया ड्राइवर से बोला, मैंने कहा यार हमको 2-4-7 लोग हैं। मैंने भाई देख भाई, एक आदमी आगे बैठा सकता हूँ मैं, बाकी पीछे बैठ जाओ। मैंने हाँ कोई बात नहीं। मैंने यार नेगी जी को आगे बैठा दो, हम लोग पीछे बैठ जाएंगे। अच्छा, हाँ। नेगी जी ट्रक के आगे बैठ गए, और हम सब लोग अपना थैला वाला लेके, हारमोनियम साथ लेके चलते थे, ढोलक थे, हारमोनियम साथ लेके चलते, बैठ गए। इतने में, क्योंकि सवारियाँ बहुत थी, इतने में 2-4 लोग और आ गए। देख के क्या रही है, ये जा रहा है, वो हमें जैसे कोई जाने वाले, कोई खंडा आज रास्ता है, रास्ते में खंडा है, कोई मल्ली का था, वहाँ के लोग थे, लोकल सवारी, तो बैठ गई। तो पीप आगे ठेका रखे थे, क्योंकि शाम की बात होती है पहाड़ की बात। तो बैठ गया, ट्रक चलने लगा था। हम रेत के ट्रक में बैठे हुए, पीछे नेगी जाके बैठे हैं। तो एक की नज़र पड़ गई, मैंने अरे क्या है, हारमोनियम को कह रहे ना बस। वो बैठना चाह रहा, मैंने भाई साहब बैठो बस सीट पर। क्यों ना बैठो भाई, मैंने उसमें हारमोनियम टूट जाएगा। हारमोनियम कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? अब वो 2 दिन है। मैंने कहा कहीं प्रोग्राम में जा रहे हैं, प्रोग्राम से आ रहे हैं, यहाँ से। अबे सालों तुम्हें यार ट्रक ही मिला के जाने के लिए, अबे क्या कलाकार हो यार तुम। वो जहाँ में बिल्कुल ऐसे हो गया, उनकी मुँह भी 2-3 हमें तो गाली बक दी हमें, वही हम सुन रहे हैं। मैंने हाँ जी प्रोग्राम से। अरे कलाकार बनना तो नरेंद्र सिंह नेगी जैसे बनो कलाकार। अब टीम उनके जैसे कलाकार बनो। चलो ट्रक में जा रहे हैं कलाकार, अबे गाड़ी बुक करो, गाड़ी में जाओ, फलाना जाओ। हम चुप फंस रहे। मैंने कहा क्या बोलेंगे, हम नेगी जाके बैठे। तो ये बड़ा, तो मैंने उनकी एक किताब है अक्षत, उनके ऊपर छपी, तो उसमें मैंने इसका जिक्र किया हुआ। अच्छा, इस किस्से का जिक्र इसकी जगह, हाँ, कि मैंने अपनी मंडली, सांस्कृतिक मंडली चले रेत के ठेले में। ओके। तो एक किस्सा बड़ा ठीक है, बहुत से। तो सर अब इंटरव्यू खत्म ही करते हैं, लेकिन मैं लास्ट एक गाना, मैं ऐसा लगा मुझे आज मौका मिला है तो मेरे एक छूट ना जाए गाने, तो सुनीता गाना है ना, रेशमी रुमाल, बस एक वो, फिर हम अपने इंटरव्यू को यहीं खत्म करते हैं। मेरी सुनीता रेशमी बांधे हाय तेरो मिजाता, मेरी सुनीता रेशमी बांधे कर दिनो कुमाला, मेरी सुनीता रेशमी बांधे हाय तेरो मिजाता, मेरी सुनीता रेशमी बांधे कर दिनो कुमाला। बांदुकी को गाज है, बांदुकी को गाज, बांदुकी को गाज है, बांदुकी को गाज, तू अगवड़ी चल है प्यारी,
तू अगड़ी चल है प्यारी मैं देखूलू सज मेरी सुनीता रेशमी बांधे हाय तेरो मिजाता मेरी सुनीता बिजुली को तारा बल बिजुली को तारा बिजुली को तारा बल बिजुली को तारा माया को तेरो छींटो पड़े माया को तेरो छींटो पड़े वेग्यो मैं बीमारा मेरी सुनीता रेशमी बांधे वेग्यो मैं बीमारा मेरी सुनीता रेशमी बांधे हाय तेरो मिजाता मेरी सुनीता रेशमी बांधे कर दीणो कुमाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे धन्यवाद निशा जी आपका। जैसे हमारी शुरुआत एक इतने खूबसूरत गाने से हुई थी वैसे ही हमने एंडिंग भी वही की। तो ये थे हमारे साथ अनिल बिष्ट जी, जिनकी जो एक कलाकार हैं, लोग हैं कि जैसे कि मैंने बताया। और इस इंटरव्यू में हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे किस्से इनके जाने, इनकी गायक की जर्नी के बारे में जाना। तो उम्मीद है कि आपको भी ये बहुत पसंद आया होगा। अगली बार, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही एक पॉडकास्ट के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे आमंत्रित किया। सारी टीम का पुनः दिल से धन्यवाद। और बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। पहली बात ये बताऊँ आपको मैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं लगातार भुगती देखता रहता हूँ। मैंने सारे इंटरव्यू जो हिस्टोरिकल जो आप, क्योंकि मैं इतिहास से भी काफ़ी अच्छा लाइक करता हूँ। इतिहास की जो हिस्टोरिकल बातें हैं आपके चैनल से बहुत सारी बातें हमें मालूम होती रहती हैं। थैंक यू सर। पुनः सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आप थैंक यू। नमस्कार।